इकट्ठी हो चुकी होंगी, वापस आएंगे, इसको एक दिन में खत्म कर लेंगे। बाकी जो आज के बाद जो रह जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में जितना हमने पढ़ना होगा आज हम पढ़ लेंगे, कल हम चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ेंगे। कल से हमने हेड्स पढ़ना शुरू करने हैं मेरे बच्चों, ताकि जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेबस, क्योंकि बार बार अभी बाल की खाल थोड़ी उतारनी है हमने, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको ये पता चल गया कि टैक्स ईयर क्या होता है? क्या आपको ये पता चल गया कि जो रेजिडेंट है वो कौन होता है? क्या आपको ये पता चल गया? चलें जरा पहले जरा दोबारा वापस आए। टैक्स ईयर का मुझे बता दें कि टैक्स ईयर किस किस तरह के थे बोला? नॉर्मल था, स्पेशल था, ट्रांजिशनल था। अच्छा, जो स्पेशल था और ट्रांजिशनल था उसको हम कैसे डिनोट करते थे? हाँ, जो भी जब उसका एंड हो रहा होगा उसके बाद देखेंगे 30 जून का बार है किस कैलेंडर ईयर को, उससे हम उसको डिनोट करेंगे। फिर मेरे बच्चे कल अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने जो पढ़ना शुरू किया था वो पढ़ना शुरू किया था पर्सन की डेफिनेशन से। याद है कि नहीं? कल हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा कि हमारे टेक्स्ट के अंदर पर्सन किसको कहते हैं। तो हमने देखा था कि 4 तरह के पर्सन इसने बताए हुए थे मेरे बच्चों। एक तो इंडिविजुअल, दूसरा उसने कहा कि कंपनी, चलो इसने उसको भी फॉरेन को भी बीच में रखा हुआ है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, और उसके बाद इसको अलग पॉइंट भी बनाया जा सकता है, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट या कोई हमने डिस्कस किया था कोई फॉरेन गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन हो, इस तरह का मामला डिस्कस किया था। ये चारों के चारों एक तो चार क्यों माना, ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे क्या थे? ये पर्सन थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी पर्सन ने जो टैक्स पे करना है वो अपने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के स्टेटस के लिहाज से वो पे करेगा। हमने कल डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो कि रेजिडेंट कौन होता है बोला? ऐसा बंदा, ऐसा बंदा, लेकिन डिपेंड करेगा सर किसकी बात कर रहे हो, किसके रेजिडेंट होने की बात कर रहे हो। क्योंकि आपके सामने 3 तरह के लोग हैं, इनमें से कौन बंदा कब रेजिडेंट होगा? तो मुझे सबसे पहले अज्यूम कर लो कि हम डिस्कस करना शुरू करते हैं इंडिविजुअल का। मुझे ये बताएं कि कोई भी इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा बोला? या तो वो पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रुका हो, या वो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और बाहर वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय यानी कि पोस्टेड हो, और चाहे जितने मर्जी सालों से हो, कभी पाकिस्तान में आए ना हो। तीसरे नंबर पे, हाँ, हमारे मुल्क में भी और किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट ना हो, लेकिन हो हमारा सिटीजन। तो हमने कहा था ये बंदा हमारा मुल्क का क्या होगा? रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर? इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों पाकिस्तान में क्या होंगी? टैक्स होंगी। यानी कि हम कहेंगे जो बाहर तूने जो कमाया वो भी पाकिस्तान में ले आ, उसके ऊपर भी टैक्स पे कर, और लेकर आ या ना, वो हम बाद में देखेंगे लेकर आना है या नहीं लेकर आना। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, अच्छा इस पर्सन का तो आपको पता चल गया ये कब रेजिडेंट होता है। अब फिर अच्छा 183 दिन वाले रूल्स, वो तो याद है ना आपको? बड़े सिंपल थे मेरे बच्चों। 183 दिन के रूल्स क्या है? जिस दिन वो बंदा पाकिस्तान में एंटर होगा, जिस दिन का हमने डिस्कस किया था, चाहे 1 मिनट भी रहता हो, उस दिन से शुरू हो जाएगा। यहां पे चाहे हमने कहा था वो 9 मई के वाकये में गिरफ्तार हो, कौमे में हो, अल्लाह माफ करे वो किसी पहाड़ के नीचे आ गया हो, जहां पे मर्जी पड़ा, लेकिन हो पाकिस्तान में। तो हमने डिस्कस किया था जब वो पाकिस्तान छोड़ेगा, उस वो दिन भी बीच में काउंट होगा। तो ये सारे दिन हमने काउंट करने हैं, जैसे मर्जी उसके पाकिस्तान में गुजरेंगे। हाँ, एक तरह का काउंट नहीं करना था, जब वो इन ट्रांजिट है, उसकी उसकी मंजिल पाकिस्तान थी नहीं, वो एक मुल्क से उड़ा जहाज में, किसी दूसरे मुल्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में पाकिस्तान स्टॉप करके गया। तो हमने डिस्कस किया इसको आपने बीच में काउंट नहीं करना। उसके बाद मेरे बच्चों ये तो हो गया कंप्लीट इंडिविजुअल। फिर हमने डिस्कस किया था दूसरा जो रेजिडेंट का स्टेटस है वो है, मुझे बताओ फेडरल गवर्नमेंट का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ये बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट। जो गवर्नमेंट है ये क्या होती है? ये बाय डिफॉल्ट ही रेजिडेंट होती है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना शुरू किया था कंपनी का। कंपनी कब रेजिडेंट होगी? हाँ, हाँ, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही पाकिस्तान में हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में हो ही ना, हमने कहा था वो हमेशा ही क्या होगी? वो रेजिडेंट होगी। लेकिन फिर एक और भी था, कोई कंपनी मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, लेकिन उस टैक्स ईयर के अंदर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में होली शिफ्ट हुआ हो। ये लफ्ज, खाली एक लफ्ज के ऊपर एओपी और ये दोनों डिफरेंट मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो वो क्या होगी? पाकिस्तान में रेजिडेंट होगी। फिर हमने डिस्कस किया था एओपी कब रेजिडेंट होगी? मैनेजमेंट और कंट्रोल होली या पार्शली पाकिस्तान में जिसका भी हो वो क्या होगा? वो रेजिडेंट होगी। ये 3 लोगों का मेरे बच्चे हमने रेजिडेंट का स्टेटस पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि जो भी इनके रेजिडेंट बन गया मेरे बच्चे, उसका इफेक्ट क्या होगा? उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों क्या होंगी? अगर कोई बंदा रेजिडेंट ना हो तो उसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? तो पाकिस्तान से कमाएगा। देखो, अगर कोई रेजिडेंट ही नहीं हमारा, तो जो पाकिस्तान से कमाएगा वही हमारे लिए मान लो कि वो है जिसको जिससे हम टैक्स ले सकते हैं। जो रेजिडेंट नहीं है जो पाकिस्तान से आके कमाएगा, जो रेजिडेंट है वो चाहे जहां से मर्जी कमाए। अच्छा मुझे बताएं, रेजिडेंट का कोई सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक है? नेशनैलिटी से?
कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी बंदा हो, है, तो चाहे वो किसी जिस मर्जी मुल्क का हो, अगर हमारे मुल्क में उसने 183 दिन गुजार दिए, वो क्या। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कल एक जिक्र किया था, किसी बच्चे ने सवाल किया था कि कोई सर एग्जामेशन नहीं मिलेगी उसको। मैंने आपको बताया था इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई 4 तरह के कॉन्सेप्ट आने हैं, जब वो आएंगे चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे उसको। चैप्टर नंबर 13 में वो इंतहाई अहम है, वो इसी के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली इसके साथ लिंक है, क्योंकि हम आई कैप की किताब को फॉलो करते हैं, तो उसमें हम उसी तरतीब से चल रहे होंगे। तो जब चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तो उसमें मेरे बच्चे 4 तरह के लोगों का जिक्र होगा, वो बड़ा अहम होगा। एक मेरे बच्चे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, एक ऐसा बंदा जो कभी हमारे मुल्क में आके आया है लेकिन एक थोड़े से अरसे के लिए आया है, वो कोई 3 साल तक के लिए आया है, उसके बाद उसने वापस मुल्क में चला है, इसका भी हमने डिस्कस करना है। इसके ऊपर आई कैप ने बहुत सवाल बनाए हुए। फिर एक होगा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, और उसके बाद में बचे एक ऐसा बंदा जो बाहर कोई जॉब कर रहा हो और अपनी सैलरी पाकिस्तान में लेकर आ रहा हो, या जहां पे हमारी आपस में किसी और मुल्क के साथ टैक्स ट्रीटी होगी। तो ये याद रखना है, ये चीजें भी हमने पढ़नी है। ये है इसी इसका बनता था, यही था चैप्टर नंबर 4 में इसको रखता है, इन चारों टॉपिक्स। जब रेजिडेंट हम डिस्कस कर रहे थे, इन चारों चीजों को भी यहीं भी बता देते, लेकिन उसने जाके उसको सारा वो टैक्स क्रेडिट वगैरह में सारा, यानी कि ये एग्जाम्प्ट है ना इनकम, इन लोगों की इनकम एग्जाम्प्ट होंगी। जो चैप्टर नंबर 11 है वो टैक्स क्रेडिट और एग्जाम्पशन को डील करता है, कि किसी भी इंसान की कौन सी इनकम होंगी। सॉरी, जो 13 है वो टैक्स क्रेडिट और एग्जाम्पशन को डील करता है। तो वहां पे ये एग्जाम्पशन के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज जहां पे लिंक कर रही होगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ले बेटा, सर, जितना पाकिस्तान गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जिस एम्बेसडर वगैरह ठीक है, फॉरेन कंट्री में, वो बिल्कुल टैक्स में, ठीक अगर किसी और कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा रहता है, तो वो है। यही मैंने आपको बताया कि हमारी दूसरे मुल्कों के साथ टैक्स ट्रीटी होती है। जो हमारे एम्प्लॉय वहां पे है ना, वो वहां पे टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे। जो उनके इस तरह के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एम्बेसडर वगैरह जो सॉवरेन्स आते हैं, ये हमारे मुल्क में टैक्स पे नहीं टैक्स करते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कौन होता, ये टैक्स ट्रीटी में जाता है। ये हम टैक्स ट्रीटी के अंदर देखेंगे उसको। ले बेटा, अच्छा, जब हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, तो पर्सन में ये सारे के सारे पर्सन की पढ़ने के बाद फिर हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का स्टेटस देख लिया। अब यहाँ पे ना मेरे बच्चे पर्सन से ही उसने आगे कुछ मजीद छोटी छोटी डेफिनेशन निकाली हुई, ये भी हम अभी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो हमारे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा, वो होगा हमारा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो आज के दिन के ऊपर है, और कुछ सवाल हमने करने हैं, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाले पास पेपर के सवाल करने हैं। यानी कि आज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो ये वाली। एक तो हमारे पास पेपर, कोई 3-4 और सवाल करेंगे हर रोज, कोई ना कोई 2-3 सवाल कर लिया करेंगे इसी तरह, ताकि वो याद आनी भी रहे और चीजें रिवाइज भी होती रहे, ताकि वो साथ साथ पास पेपर भी होते रहे। तो बड़ा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तो आपने पहले भी मेरा ख्याल है पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? पार्टनरशिप। जो बच्चे बी लॉ पढ़ रहे हैं वो अभी जाके चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि चैप्टर नंबर 11 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? देखो नाम से पता चल रहा है, जब कुछ पर्सन आपस में एसोसिएट होकर काम कर रहे हो, मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन पर्सन। जाहिर बात है देखो ये एसोसिएशन पर्सन ये कहां से निकली है? यहाँ पे ये कंपनी की डेफिनेशन में, सॉरी पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन पर्सन भी लिखा हुआ है। तो हम पर्सन की, अब ये जो छोटे छोटे अल्फाज यहाँ पे जो लिखे गए थे, उन्हीं अल्फाजों को मेरे बच्चे यहाँ पे आगे मजीद अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी। तो सबसे पहले देखिएगा पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन पर्सन का मतलब क्या है। तो एसोसिएशन पर्सन क्या था, इसमें कौन कौन शामिल होता है? इंक्लूड्स का मैंने मतलब बताया था आपको, कि जब कोई डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है? वो जो आपके दिमाग में है एसोसिएशन पर्सन क्या है, कोई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी है। देखो कहता है कि साथ बीच में ये भी शामिल कर लो, शायद इनका आपको नहीं पता। इसमें कौन कौन है? ए फर्म, वही जो इंशाल्लाह जब कल आप क्वालिफाई होंगे तो अपनी फर्म बनाएंगे कोई दोस्तों से मिलकर, तो मेरे वो भी एसोसिएशन पर्सन होती है। या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनमें अक्सर कल्चर होता है इस तरह का, ये खानदानी कारोबार लेकर चल रहे होते हैं। जब मैंने शायद जिक्र किया था, कोई अंबानी फैमिली है, कोई फलानी फैमिली है, इस तरह की ये फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी है। तो ये अपनी फैमिली का कारोबार लेकर चल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ये खानदानी कारोबार को हम ये नहीं कहेंगे ये खानदानी कारोबार है, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हम इसको पर्सन ट्रीट करेंगे। अब ये ना कहिए खानदानी कारोबार तो इसको आप लहदा रखें जी, हम पर्सन है हमें ट्रीट करें, नहीं कहते। वो जो आपका खानदानी कारोबार है ना, ये समझ लो कि आपका खानदानी कारोबार ये आपकी पार्टनरशिप है, समझ लो। तो टैक्स वाले उसको पार्टनरशिप की तरह ट्रीट करते हैं, एसोसिएशन पर्सन ट्रीट करते हैं। यानी कि देखो हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, टैक्स वाले किस किस बंदे को पर्सन कहते हैं? टैक्स वाले ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी जो कारोबार कर रही होगी, इसको भी क्या मानते हैं? पर्सन मानते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो देखो ऐसा इंसान जो, उसने लिखा ही है, लिखा पढ़ रहे हो कि किसका लिखा है? लिखा ही है। तो जब उसने जो लिखा हो हमने वही देखना है। इसके कोई आप अपने आप पर तो ना अप्लाई करो इसका, क्योंकि हमारे उसमें ना, अगर वैसे में जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, याद है वहां पे आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर
अगर कोई फैमिली कारोबार कर भी रही हो तो वो आपस में पार्टनर नहीं होते, ना ही वो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि कल अगर इनका फड्डा पड़ेगा तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो जो विरासत के कवानीन है। तो इस तरह की चीजें आपने शायद उस पार्टनरशिप के अंदर ये पढ़ी हो। खैर, उसका नहीं जिक्र किया तो हम उसी को समझेंगे जो उसने बोला है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अच्छा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या है? जो कानून की निगाह में कोई इंसान बना हो पाकिस्तान के अंदर। देखो, पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे कंपनियां, ये तो इंसान है ही है, लेकिन और भी बड़े सारे कानूनी इदारे हैं जिनको हम क्या मानते हैं, एक अलग से पर्सन मानते हैं। जैसे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में क्या हो सकता है, जैसे आपका एससीसीपी है, ये भी एक इंसान है। आपका नैब है, ये भी एक अलग से पर्सन है। यानी कि जब अदालत में केस लगता है ना, वहां पे लिखता है नैब वर्सेस फलाना बंदा, नैब वर्सेस नवाज शरीफ, नैब वर्सेस शहबाज शरीफ। तो इस तरह करके केस लग रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो शहबाज शरीफ के ऊपर केस किसने किया हुआ है? नैब है। तो वो भी क्या है, कानून की निगाह में ये इदारे भी क्या होते हैं, एक इंसान होते हैं। इस तरह के इदारे, ये भी पर्सन है। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर ए फॉरेन लॉ। किसी और मुल्क के कानून के तहत कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन बनी हो, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हो, उस मुल्क के जिस मर्जी कानून के तहत, अगर लोग, जैसे हमारे मुल्क में पार्टनरशिप एक्ट के तहत लोग आपस में मिलकर कारोबार करते हैं, उस मुल्क का भी जो भी कानून हो, बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। लेकिन कहता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी शामिल नहीं होगी। कंपनी के अलावा जब भी लोग मिलकर काम कर रहे हो ना, सादा अल्फाज में, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कहता है कि फर्म, ऊपर आप देखो, डेफिनेशन से डेफिनेशन निकाला जा रहा है। ऊपर उसने जिक्र कर दिया था फर्म का, उसने कहा कि चले आप आपको फर्म की डेफिनेशन दे देते हैं। तो फर्म की डेफिनेशन में बच्चे आप जानते ही हो कि वही एसोसिएशन पर्सन। सेम मेरे बच्चे, यही 100% डेफिनेशन आपने जाके चैप्टर नंबर 11 में बिलो में पढ़नी है कि फर्म क्या होती है? एसोसिएशन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। और वो बिजनेस चाहे वो सारे चला रहे हो, चाहे वो सबके बिहाफ पे कोई एक आधा चला रहा हो। तो मेरे बच्चे वही डेफिनेशन से एसोसिएशन का मीन द रिलेशन, यानी कि ये पार्टनरशिप, ये जितने आपकी फर्में फर्में, ये सारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की अभी हमने जिक्र की। लेकिन बेटा अगली बात हो रही है कि देखो, ये डेफिनेशन शुरू में बता रहा है कि इस तरह के अल्फाज आपकी किताब में आगे कहीं आने हैं, इसलिए वो आपको लफ्ज बता रहा है कि कहीं पे लफ्ज फर्म आ जाएगा, कहीं पे लफ्ज एसोसिएशन पर्सन आ जाएगा, कहीं पे लफ्ज कंपनी आ जाएगा, कहीं पे लफ्ज खाली पर्सन आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसलिए इसके अंदर ये सारी डेफिनेशन दे रहा है। क्योंकि डेफिनेशन चैप्टर 1 2 3 में नहीं दी हुई, उसमें कुछ और एरिया है, वो आपका, वो आपको कुछ समझाता है टैक्स के मामला। तो यहां से एक्चुअली टैक्स आपका शुरू है। ये जो आपका इनकम टैक्स है 2001, वो चैप्टर 4 से शुरू होता है, इससे पहले नहीं। वो कुछ और बातें हैं, जनरल बातें हैं, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कवर नहीं होते। याद रखेंगे इस बात को। कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बोर्ड का मतलब यहां पे क्या होगा, क्योंकि आप सीलॉ भी पढ़ रहे हो, तो हमने डिस्कस किया था वहां पे बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन जब टैक्स में लफ्ज कहीं पे भी बोर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश अंडर जो भी है उसमें, एंड द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द फेडरल बोर्ड, ये इसको करने की जरूरत नहीं, बस लफ्ज का पता होना चाहिए। ये आपने ये नहीं याद करना किस किस कानून के तहत, ना ही वो आपसे पूछता है। अच्छा, जो मैं चीज कह दूं ना, ये नहीं आपने करनी, ना ही वो आपसे पूछता, खुदा के लिए वो नहीं करनी आप। ये नहीं करना कि नहीं नहीं सर हो सकता पूछ ले, फिर क्या करेंगे, और बंदा बनो यार, खुदा का खौफ करो, वो बोर्ड पूछेगा क्या होता है। और वो भी पूछे भी ना, कहना बोर्ड का क्या क्या बताना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रौला खत्म। यही बताना है, ये नहीं बताना किस कानून के तहत फलाना। देखो बेटा, उसके बाद कहता है कंपनी मीन्स, देखो इस अगर हम पर्सन की डेफिनेशन दोबारा वापस आओ, तो पर्सन की डेफिनेशन इंडिविजुअल के साथ क्या था, कंपनी। तो अब वो कंपनी को डिफाइन कर रहा है कि कंपनी का मतलब क्या है। इसने दुनिया जहान की दुनिया को यहां पे इकट्ठा कर दिया कंपनी की डेफिनेशन। कह रहा कंपनी क्या है, वो कंपनी जो कंपनी 2017 में डिफाइन की गई, वो भी कंपनी ही है। और कहता है कि इसके अलावा स्मॉल कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट भी है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। स्मॉल कंपनी नाम से पता चला छोटी कंपनी होती है, इसके ऊपर टैक्स रेट भी कम होता है। वैसे जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो हमारी आम कंपनी के ऊपर 29% है जो प्रॉफिट कमाती है, लेकिन इसके ऊपर कम होता है। स्मॉल कंपनी है ताकि उसको सपोर्ट किया जाए, इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस। तो कहता है जो भी हमारे टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो भी छोटी कंपनी है वो भी कंपनी है। उसके बाद कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो किसी पाकिस्तान फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान के किसी भी कानून के तहत कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब मेरे बच्चे जिन्होंने तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह कल हमारी ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आ जाएगी, उनको तो कल पता चल जाएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट ना, बॉडी कॉर्पोरेट, अब मैं आपके सामने एक चीज रखने लगा हूं। आप में से कंपनी लॉ कौन कौन पढ़ा वाला? चलें ठीक हो गया, और बाकी ने पढ़ा हुआ है ना? अच्छा चलें, मेरे बच्चे मैं आपके सामने एक चीज रखने लगा। ये कुछ लोग हैं, इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई। चले, मैं ये नहीं कहता कंपनी बनाई, इन्होंने मिलकर एक कारोबार बनाने करने जा रहे हैं, ये कारोबार करने जा रहे हैं। अच्छा, इनके पास एक ऑप्शन है, अगर इस कारोबार को ये रजिस्टर्ड करवा लेंगे किसी खास कानून में। अब मैं लफ्ज ये नहीं बोला कंपनी एक्ट में, ये एक कारोबार करने जा रहे हैं और इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर इस कारोबार को एक किसी खास कानून में ये रजिस्टर्ड करवा लेंगे,
तो इनका ये कारोबार एक इंसान बन जाएगा और ये इंसान मालिकों से अलग होगा और इस इंसान की मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जिस इदारे में भी ये कॉन्सेप्ट हो, और फिर मालिकों की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। जिस जिस इदारे में भी ये वाला कॉन्सेप्ट हो वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, या सादा इसमें लफ्ज कॉर्पोरेशन भी बोल देते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? जहां पे मालिक अलहदा हो और उनका कारोबार एक दुनिया कानून की निगाह में अलहदा इंसान हो, और यानी कि वो खुद उनका कारोबार एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगली बात सर, ये कहां पे? एक तो कंपनी का तो आपको पता ही है, कंपनी का तो हमने पढ़ा ना, कंपनी जब कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हो जाती है तो बिल्कुल ये शक्ल बन जाती है उसकी, कंपनी अलहदा इंसान। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इदारे हैं जिनकी बिल्कुल ये शक्ल बनती है। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना हो, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड नहीं होती। इंश्योरेंस के अपने रूल्स हैं, लफ्ज उसके साथ कंपनी भी नहीं बोला जाता, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोला जाता, क्योंकि कंपनी हम उसी को बोलते हैं। कल जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई, जो उसके अलावा जो उस कानून में रजिस्टर्ड ना हुई, उसको कंपनी कहलाने का हक नहीं, चाहे शक्ल उसकी यही बनती है। जैसे बैंक है, ये जितने बैंक हैं इनकी सबकी शक्ल यही होती है, लेकिन वो बैंक कंपनी नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो किसी और कानून में रजिस्टर्ड है, चाहे उस कानून में रजिस्टर्ड, लेकिन शक्ल उनकी यही बनी है, जहां पे वो लहदा है, कारोबार लहदा है, और उसको कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी तरह मान लो एक कंपनी नेस्ले, आपको लग रहा है नेस्ले पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुआ है? नहीं, वो तो फॉरेन कंपनी, इंटरनेशनल है। तो चले हम एक मशहूर मान लो कि बात कर लेते हैं, जो सैमसंग है, मेरा ख्याल है कोरिया का है, आई थिंक ऐसे ही ना। तो अगर हम सैमसंग की बात कर लेते हैं, अज्यूम कर लें, क्योंकि चले हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो ये कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? कोरिया में। लेकिन क्या है, ये पाकिस्तान में भी काम कर रही है? अज्यूम कर लो, हाँ कर रही है, अज्यूम कर लें, समझाने की बात कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान में भी काम कर रही है। जब ये पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन शक्ल इसकी ऐसी ही है, लेकिन ये पाकिस्तान के तो किसी कानून के तहत बनी नहीं, तो फिर पाकिस्तान में इस शक्ल के साथ कैसे काम कर रही है ये? इसका मतलब हम पाकिस्तान में इसको क्या मान रहे हैं? कंपनी की तरह का एक इदारा, लेकिन कंपनी नहीं मान रहे क्योंकि ये हमारे कानून में बनी ही नहीं। तो सादा अल्फाज में बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझा रहा हूं। बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या होती हैं? जिसमें मालिक अलहदा हो और वो इदारा खुद एक इंसान हो। ये हर जगह पे नहीं होता। बात समझ आ रही? इसमें तीन तरह के, कल हम इदारे पढ़ेंगे, तीन तरह के। कंपनी भी आ जाती है इसके अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान में ही खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इदारे। खास कानून का मतलब क्या है? इंश्योरेंस के कानून, बैंकिंग के कानून, मुदारबास हम पढ़ेंगे, मुदारबा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज, इनके अपने कानून होते हैं जिसके तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। तो बड़े सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में। इवन देन आपका आई कैप, उसका अपना ऑर्डिनेंस है, वो कंपनी एक्ट में थोड़ी बना हुआ, उसका अपनी ऑर्डिनेंस। तो ये सारे इदारे क्या हैं? ये बॉडी कॉर्पोरेट है। याद रखें, बस आपने इतना दिमाग में रखना है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी की तरह के जो पाकिस्तान में बाकी भी इदारे हैं, जब सबको इकट्ठा कर ले, क्या बन जाती है? बॉडी कॉर्पोरेट। फिर खाली कंपनी नहीं बोलते लफ्ज, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि उसमें बड़े सारे। खैर, कल जब इंशाल्लाह जो बच्चे कंपनी लॉ पढ़े हैं उनको मजीद समझ आ जाएगी। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी ही की तरह का एक इदारा होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो, टैक्स कंपनी लॉ से बहुत डिफरेंट है। कंपनी लॉ, कंपनी अगर ये कंपनी लॉ पढ़े होते ना, उन्होंने कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रखना, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी होती है, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। इसलिए उन्होंने कभी, हाँ बाडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दे रहे होंगे तो बीच में कंपनी लगती है वो, लेकिन जब कंपनी की डेफिनेशन दे रहे हो तो बीच में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आता वहां पे। लेकिन टैक्स वाले, आपको पता है इनका अपना कानून, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ रहे हो, इनका अपना कानून है। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? उसके बाद मुदारबा। मुदारबा मेरे बच्चे, वैसे तो आप लोग जानते हैं, ये एक इस्लामिक तरीकाकार होता है कारोबार करने का। यानी कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हम सब लोगों के पास पैसा है, अब हम ये पैसा बैंक में रख के सूद भी खा सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि सर वो तो हराम है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, तो हम तो नहीं करेंगे, ना ही इतनी हिम्मत, अल्लाह माफ करें। तो फिर अब इस पैसे का करें क्या? क्योंकि इस पैसे को बढ़ाना भी तो है, पड़ा पड़ा थोड़ी बढ़ेगा। तो हम सारे इस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, सारे इस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं। जब हमने इस पैसे को इकट्ठा कर लिया, इस इकट्ठा किए हुए पैसे का नाम मुदारबा है। इस इकट्ठे किए हुए पैसे का नाम क्या है? मुदारबा है। लेकिन अगली बात, ये इकट्ठा हुआ पैसा बढ़ जाएगा? नहीं। दिक्कत तो फिर वहीं पे आ गई। यहाँ पे दरवाजे पे भी दस्तक हुई, एक इदारा एंटर हुआ है। हमने कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मेरा नाम मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है। कोई भी उसने अपना नाम बताया होगा, लेकिन मैं करती क्या हूं? मैं मुदारबाज को मैनेज करती हूँ, मैं मुदारबाज को फ्लोट करती हूँ। हमें पता चला आपके पास मुदारबा पड़ा हुआ। हमने कहा कि हाँ ये देखो ये सारे पैसे, जैसे और कुर्बानी वाले दिन खला भी होंगी ना, ऐसे सारे को सारा और पैसा भी है। वहां भी तो एक तंजीम आती है ना, पता चला कि आपके पास खल है, बिल्कुल पड़ी हुई।
पता पता करके दिया ना किसको दिए खाल आप? फिर बाद जिन्हों खाल दी वो ताड़ी खल्ला ला रहे हो। पाकिस्तान से ऐसा नहीं तंजीम वाले ना, अल्लाह माफ करे, कोई ਜਿਹੜੀਆਂ इस पैसे का गलत इस्तेमाल करती हैं ऐसा। लेकिन बहरहाल हमारे पास एक बेजरर तंजीम आई, अल्लाह माफ करे, जिसका ना नुकसान, अगला लफ्ज में बोलना नहीं, तो उसको वो खाल दे दी। हमने कहा ठीक है, जिसका कोई ना फायदा ना नुकसान। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो कहना था कि भाई ले जाओ, लेकिन देना, जो मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन डिजर्व करता था, अगर जो लोग इकट्ठे कर रहे थे, उसमें अलखिदमत वाले थे। कि अगर कहीं पे कोई चीज़ हो ना, कहीं पे देना, अखुवत वाले हो गए, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो खाने इकट्ठी नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके पास आपके पास पक्का सबूत हो, ये वाकई ही वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो लोग सही डिजर्व, जो अपनी तंजीम को मैनेज कर रहे होते हैं ना, अपनी तंजीम को फैलाने के चक्कर में, यार उन तंजीम को तुम फैला के की करना है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੰਜ਼ੀਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੰਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ पैसा ला दो। वहां पे वहां भी दूर दराज से बच्चे आए होते हैं, वो उन पे खर्चा हो रहा होता, वो तंजीम की बात नहीं हो रही थी। मैं अल्फाज नाम नहीं बोलूंगा, बहरहाल शायद, लेकिन वो जो भी है, तो तंजीम को फैलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, दिल नहीं करता उनको देने को। ऑफ द कैमरा में कोई बात कर दूंगा थोड़ी सी आप, लेकिन कैमरे पे तो कभी नहीं। ले बेटा वापस है तो अच्छा, ये मुदारबे की समझ आ रही है? पैसा इकट्ठा कर लेना, यानी कि पूल ऑफ मनी, वो क्या कहलाता है? मुदारबा। अच्छा, इस मुदारबे को कहीं मैनेज करने के लिए, इसको कहीं पे लगाकर कमाने के लिए एक और इदारा आता है, उसका नाम होता है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि मुदारबा लेना, और मुदारबा को मैनेज करने के लिए कंपनी एक अलग इदारा है। फिर वो कंपनी आके इस मुदारबे ये पैसा उठाती है, किसी किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है, और वहां से कमाकर अपनी कमीशन रखती है और बाकी इन लोगों को दे देती है। अच्छा, मुदारबे में भी शेयर होते हैं, जिस तरह आम कंपनी में शेयर्स होते हैं ना, मुदारबे में भी शेयर होते हैं, लेकिन उसके शेयर्स को शेयर्स नहीं कहते, उसके शेयर्स को यूनिट्स कहते हैं। हम मुदारबे को हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उसके हर हिस्से को, मान लो कि जैसा आज अगर जिन बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ा उनको याद होगा, उन्होंने कहा था कंपनी को हम हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको शेयर्स कहते हैं। अच्छा, मुदारबे को भी हिस्सों में डिवाइड किया होता है, जिसका जितना हिस्सा हो, पैसा जितना लाके उसने कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन फिर मेरे बच्चे वहां पे क्या, जैसे मान लो हमने बड़े सारे मुदारबे की यूनिट बना के रख लिए, हमने कहा कि एक यूनिट की कीमत है 10 रुपए, तो एक बंदा आया, उसने कहा कि सर मुझे 10 यूनिट दे दे इसके, तो वो हमें कितना पैसा दे रहा होगा, इस पूल में कितने पैसे फेंक रहा होगा? 100 रुपया। तो कल जब हम प्रॉफिट जो भी आएगा, इसका कमाई आएगी, तो किस लिहाज से देंगे? जितने जिसके पास यूनिट्स होंगे। बिल्कुल कंपनी की तरह का कॉन्सेप्ट है, बस फर्क क्या है कि इसके शेयर्स को यूनिट्स बोलते हैं, वहां पे शेयर होल्डर होता है, यहाँ पे कौन होता है? यूनिट होल्डर्स। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी हबीब वालों का है ना, हबीब मेट्रो मुदारबा इस तरह का, तो वो मुदारबे ही मैनेज करता है, उसका काम ही है इस तरह के मुदारबा। इसको ले बेटा वापस आओ। कहता है कि बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है? जो किसी खास कानून में रजिस्टर्ड हुई है उसके, या बाय आर अंडर एनी लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि देखो, जैसे हमारे मुल्क के अंदर कंपनीज को रजिस्टर्ड करने का, इनकॉर्पोरेट करने का एक कानून है, कंपनी एक्ट 2017, क्या इसी तरह चाइना में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, बाकी मुल्कों में नहीं होगा? पक्की बात होगा। अच्छा, उनके मुल्क में उनके कंपनी एक्ट के मुताबिक जो वहां पे इदारे रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, जब वो इदारे हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, हमारे नजदीक वो क्या है? वो कंपनी ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद कहता है कि फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन किसी और मुल्क की, जैसे हमारे मुल्क में पार्टनरशिप होती है ना, इसी तरह पार्टनरशिप यूके की भी तो हो सकती है। वहां पे फर्में बड़ी सारी, और यहाँ की फर्में यहाँ से वहां पे भी काम कर रही है, और वहां की फर्में यहाँ पर भी काम कर रही है। और हमारे कई दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने क्या किया हुआ कि वो खुद तो इंटरनेशनली किसी और कंपनी में कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन अपनी यहाँ पे फर्म भी बना रखी है। चलो ये तो चलो पाकिस्तान का ही है, लेकिन कई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो हैं पक्के पक्के शिफ्ट हुए हैं यूके, लेकिन यहाँ की जो फर्मों के साथ उनका पक्का राब्ता है, वो वहाँ पे फर्म बना के बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे, वहाँ यहाँ का जो भी कोई इस तरह के काम हो जो कर सकते हो, वो उन्होंने करवाने हुए यहाँ पे, वो इनको भेज देते हैं। जो इन्होंने यूके में कोई करवाना हो, वो उनको भेज देते हैं। तो इस तरह, खैर वापस है, कह रहा फॉरेन एसोसिएशन पर्सन, मतलब कुछ बाहर, जिस तरह हमारे मुल्क में पार्टनरशिप होती है, किसी और मुल्क की पार्टनरशिप हो, या वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या, जैसे हमारे मुल्क में, मुझे बताओ पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत होती है? नहीं। इसलिए वहां पे भी कोई ऐसी एसोसिएशन पर्सन होगी जिसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत, लेकिन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। आपको बताइए, विच द बोर्ड हैज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, बात कुछ और मुल्क के लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो होते, मेरे बच्चे क्या है, वो पार्टनर्स होते हैं, आपस में कोई आपस में मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन बोर्ड उसको पकड़ के कहता है कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, आप हमारे नजदीक क्या हो? आप कंपनी। ये किसी खास तबके को भी कह सकता है, या उस तरह के काम करने वाला एक जनरल ऑर्डर भी इशू कर सकता है कि भाई इस तरह का पाकिस्तान में आके कोई बंदा भी ये एक्टिविटी करेगा, वो हमारे नजदीक क्या होगा? एसोसिएशन पर्सन, या ये कह ले वो हमारे नजदीक क्या होगी? कंपनी। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत?
यानी कि ये स्वातिथि इख्तियार किसने रखा हुआ है? बोर्ड ने अपने पास, कि यहाँ पे कोई बंदे इकट्ठे मिलकर कोई काम कर रहे हैं और वो बाहर के मुल्क से आगे यहाँ पे कोई काम कर रहे हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेट उस मुल्क में हुए चाहे ना हुए हो, लेकिन हमारे मुल्क में अगर वो कोई एक्टिविटी करते नजर आ रहे हो, कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी या कुछ भी, तो हमारा मुल्क का जो बोर्ड है, ये एफबीआर, ये पकड़ के उसको कह सकता है कि सर आप लोग यहाँ पे क्या हो? कंपनी। हम आपके साथ जो सलूक करेंगे कंपनी वाला करेंगे। बात समझ आ रही है थोड़ी? थोड़ा उसके बाद कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कंपनी की डेफिनेशन में रखता है, यानी कि हमारा टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंपनी मानता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को कंपनी नहीं मानता। हाँ, बोला था पर्सन है, लेकिन ये देखो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी थी और कुछ और लोग भी थे, तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट रखी हुई थी और साथ कंपनी रखी हुई थी। फिर कंपनी में आगे कौन मिल गया हमें? इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पर्सन, क्योंकि कंपनी पर्सन है तो इसमें आने वाले पर्सन होंगे, लेकिन इसको पता नहीं, उसने वहां पे अलहदा पर्सन नहीं रखा, उसको कंपनी की डेफिनेशन में रख दिया। और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये जो हमारी बलदियाती गवर्नमेंट्स होती हैं इस तरह की, ये भी क्या है? ये पर्सन है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जितनी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम लिखा होता है बाहर, फलानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द जो सोसाइटी एक्ट है फलाना, उसके तहत बने हुए हैं किसी खास कानून। इस तरह मेरे बच्चे कोई फाइनेंस सोसाइटीज भी होती हैं, इस तो बैंक होते हैं ना। देखो फाइनेंस सोसाइटी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो फाइनेंस का काम करती है, जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कमेटी, वो है HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HBFC, ये घर बनाने के लिए लोन देते हैं। तो इस तरह की मेरे बच्चे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, अब ये भी एक सोसाइटी है कि क्या करते हैं लोगों को इस तरह की एक्टिविटी। इसी तरह और एनी अदर सोसाइटी, कोई भी और इस तरह की कोई सोसाइटी। उसके बाद कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है पाकिस्तान में, वो क्या है? कंपनी। चेक कर लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के किसकी डेफिनेशन में रख दिया? कंपनी। उसके बाद कहता है ट्रस्ट आर, अच्छा ट्रस्ट ये क्या होता है? मैंने बच्चों, ये ट्रस्ट की डेफिनेशन देगा अभी आपको। अजीम कर लो ये मिस्टर ए है, इसने सारी जिंदगी बड़ा हलाल हराम का माल इकट्ठा किया, तो खैर हलाल का इकट्ठा किया माल। मिस्टर ए, इसके पास बड़ी सारी जायदाद है, बड़ा सारा पैसा पड़ा हुआ। अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे तो मरने का वक्त करीब आ गया, मेरा कोई एक आधा बच्चा है बेचारा, वो है भी, अजीम कर लो, एग्जाम्पल को समझने के समझाने की बात कर लेते हैं, वो बेचारा है भी डिसेबल, वो है भी डिसेबल। जैसे कहने को कहते हैं लोग, पता नहीं अब पक्की तो नहीं, लेकिन है, ये जो जनरल जियाउल हक था, जो पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लेकर आए थे, लोगों को तकलीफ भी बड़ी दी, बड़ा जो भी मामला थे, लेकिन लोग उसकी तारीफ भी बड़ी करते हैं। वल्लाह आलम हमने उनका दौर नहीं देखा, अच्छाई बुराई दोनों सुनते हैं उनकी। बाकी जो भी मामला था वो दुनिया पर नहीं, अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिलें आसान करें। तो कहते थे उनकी जो बेटी थी वो डिसेबल थी, यानी कि वो स्पेशल किस्म की पर्सन थी, उसमें कोई थी कोई कमी पेशी। अब वो यहाँ पे किसी के घर में कोई क्या मजाल, कोई फिल्मा फिल्मा इस तरह की सारी चीज़ों की पाबंदी है। लेकिन मैंने वो एक कॉलम पढ़ा, तो वो जो उनकी बेटी थी, चाहे वो कोई स्पेशल या जो भी उसमें वो था, उसको जो इंडियन फिल्म्स और उनके एक्टर वो बड़े पसंद थे। तो अक्सर जो इंडियन एक्टर्स वो अक्सर उनको दावत दिया करते थे क्या है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि खुद अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते थे, फिल्मा फिल्मा उन्होंने बखानी है, एक्टर शैक्टर बुला देना। तो बाकी ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਕੇ ਸ਼ਾਇਦ नमाज भी पढ़ने नहीं ना जाता, वो भी सलाम दी हो। तो बथेरा कुछ उन्होंने किया इस तरह का। तो ये जब ये डिक्टेटर आते हैं, कोई ना कोई इनका बयानिया या एजेंडा होता है जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ, क्योंकि हर तरह का तबका होता है, एक वो जो शिद्दत पसंद है, एक वो जो ज़रा थोड़े से रोशन ख्याल है। तो जैसे अभी अगर हम ईरान की बात कर लें, वहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जिनको वो शिद्दत पसंद कहते हैं बाकी लोग, वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो रोशन ख्याल है, जो जिनको वो पसंद नहीं है। अब जो रजीम चेंज हो रही है वहां पे, उनमें उन लोगों को लेकर आने, इनका तख्ता उल्टने के बाद, जो उनको पसंद है, जो वो रोशन ख्याल है। तो ये चलता रहता है, जब वो रोशन ख्याल से तंग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1979 में, यहाँ पे रोशन ख्यालों से तंग आया हुआ था वो, उनको लग रहा था ये तो साढ़े तुम आगे जा रहे हैं, उन्होंने तख्ता उल्टाया, इन्होंने देखा है। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, फ्रांस तो ही आए तो ये चलता रहता है माशाल्लाह। असूल ਜਿਹੜਾ सुपर पावर कहना कि मैं सुपर पावर ही रहना, जिथे कोई थोड़ा बहुत मामला नजर आएगा मैं उसको वैसे मजा आता है, वो कहता मैं वेला बैठा कुछ तो करो। कहता की करा वो यार, ईरान इन्नी देर हो गई है धमाके नहीं कर रहे, इन्हें करने को नहीं, लेकिन जंग कर एवं बिला वजह, कोई और नहीं, कोई मकसद कुछ और होते हैं इनके। खैर वापस है, अल्लाह ताला खैर आफियत करे। अल्लाह ताला ईरान की जो भी रजीम है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनको कामयाबी दे। ले मेरे बच्चों, अब हुआ क्या कि इसने बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अरे इसकी एक औलाद है, और लेकिन वो क्या है? वो डिसेबल है। अज्यूम करो, समझाने की बात कर, डिसेबल है।
अच्छा, इसने कहा कि मैं तो मरने के करीब पहुंचा हूं, अब इस सारी जायदाद का ये क्या करेंगे, इसको लोग खाक हो जाएंगे। इसने क्या किया, इसने कहा एक बड़ा अच्छा बंदा था मिस्टर बी, कहता मिस्टर बी, मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ। उसने कहा कि मोस्ट वेलकम सर, कर लो मुझ पे भरोसा। है, यानी कि क्या आप काबिल एतमाद हो? इसने एक्सेप्ट कर लिया, सर मैं क्या हूं, मैं काबिल एतमाद हूं। कहता मैं ये चाह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूं, ये प्रॉपर्टी आप मैनेज करो इसको, इससे जो कमाओगे, इससे जो कमाओगे इतने के पैसे मेरे इस बच्चे को देते रहना, बाकी जो भी हो, बाकी जो भी हो ईदी वालों को, शौकत खानों वालों को, इनको इनको दे देना, स्कूल कॉलेज बना देना। तो ये जितने इदारे बन रहे होंगे, ये सारे मेरे बच्चे ये किसके होंगे, इस ट्रस्ट के इदारे होंगे। और ये खुद क्या बन जाएगा, ये खुद अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, एक ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे भरोसे से बना हुआ। जब कोई बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद इस तरह किसी बंदे के सुपुर्द कर दे, उसको कहे कि इसको मैनेज करो, उस पर भरोसा करो, देखो मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूं, मैं कहता हूं इसको मैनेज करो, इसका मतलब मैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप पे क्या कर रहा हूं, भरोसा कर रहा हूं। तो आप क्या करते हो, उसको मैनेज करते हो। और अच्छा, जो बंदा ये प्रॉपर्टी देता है, ये जो बंदा प्रॉपर्टी दे रहा है, ये चाहे तो इसके बेनिफिट्स खुद भी ले सकता है, लाजमी नहीं कि किसी और के लिए है। लेकिन जिन जिन लोगों को इस ट्रस्ट से फायदा मिल रहा हो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी, और जो बंदा इस ट्रस्ट को मैनेज कर रहा होता है उसको बोलते हैं ट्रस्टी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे अच्छे, और जो बंदा ये जायदाद दे रहा होता है इसको ग्रांटर कहते हैं, वो बंदा जिसने ये प्रॉपर्टी उसको ग्रांट की है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है ट्रस्ट का। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो यहाँ पे उसने लफ्ज बोला कि ट्रस्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंपनी, जो इस तरह के अरेंजमेंट है। या इक्विटी, इक्विटी मेरे बच्चे ये जो शेयर होल्डिंग वाली कंपनी होती है, इक्विटी यहीं वहीं पे होती है ना, जो शेयर होल्डिंग वाले आर आई बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश आर कंस्टिट्यूटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम, या इसके अलावा कोई भी इदारा जो पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत बना। बथेरे इदारे हैं, पुलिस वाले भी तो इदारे ही हैं, FIA वाले, नैब वाले, ये सारे इदारे ही हैं। ये इसका मतलब इसी की डेफिनेशन में आ रहे हैं सारे के सारे। ट्रस्ट अभी मैंने आपको वैसे बता दिया साधारण अल्फाज में, सारा ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, यानी कि एक जिम्मेदारी है, किससे रिलेटेड, अनेक्स्ट टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से रिलेटेड एक जिम्मेदारी है जो इसके ऑनरशिप से जुड़ी हुई है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस, ये जो ट्रस्ट बनता है ये एतमाद से बनता है। और एतमाद किस पर किया था, मिस्टर ए ने, ग्रांटर ने, मिस्टर बी के ऊपर। अब मिस्टर बी ने क्या किया था, राइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, यानी कि एक बंदा एतमाद शो कर रहा है कि सर मुझ पर भरोसा कर लो, और मालिक क्या करता है, उसके उस भरोसे को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है अगर तू कह रहा है तू काबिल भरोसा है, मैं तेरे इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी मैं तेरे सपुर्द कर रहा हूं। और फिर इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा, डिक्लेयर एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनदर, वो किसी और के बेनिफिट के लिए भी उसको सपोर्ट कर सकता है, आर ऑफ अनदर एंड द ओनर, वो अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको कह सकता है जो कमाओ मुझे दे दो। एंड इंक्लूड ए यूनिट ट्रस्ट, इसके अंदर में इसके यूनिट्स भी बनाए जा सकते हैं इस ट्रस्ट के। कोई और बंदा भी हिस्सेदार बनना चाहे इस फलाह बहबूद के काम में, वो भी आ सकता है। याद रखेंगे इस बात का। लेवड़ा इंतहाई है, आज का जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। देखो मैंने कंपनी तो हम पढ़ रहे हैं, और मजे की बात क्या है, कल आपने कंपनी लॉ में भी कंपनी पढ़ना है, पब्लिक कंपनी क्या होती है या प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इंटायरली डिफरेंट। यानी कि आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, वहां पे कुछ और कह रहे होंगे, यहाँ पे कुछ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज होगा, लेकिन कम से कम ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे होते फिर तो रौला ही को नहीं था, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो फिर बताना मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। लेकिन तो देखिएगा, कहते हैं पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, अगर ये एक कंपनी है, अगर ये कंपनी है और इस कंपनी के शेयर्स अज्यूम कर लो 1 लाख शेयर्स है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा, 1 लाख के शेयर्स की बात कर रहा हूं, 1 लाख शेयर्स है, इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं। अब टैक्स वाले कहते हैं इस कंपनी के अगर 50% या उससे ज्यादा, 50% पूरे भी हो, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर इस कंपनी के गवर्नमेंट के पास हो, तो ये कंपनी पब्लिक है। और गवर्नमेंट कौन सी सर, उसने कहा कि चाहे ये फेडरल हो चाहे ये प्रोविंशियल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है कि नहीं? पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके 50% पूरे या उससे ज्यादा, पूरे 50% भी हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे हम जब पढ़ेंगे ना, वहां पे होल्डिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक नहीं, आप वहां पे पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा है, या होल्डिंग सब्सिडी का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरह का नहीं होगा मामला, इस तरह की पब्लिक कंपनी, वहां पे पब्लिक कंपनी की तरीकाकार कुछ और होता है। वहां पे देखा जाता है कि पब्लिक कंपनी अपने उसके लिहाज से बनती है, आर्टिकल एसोसिएशन के लिहाज से बनती है वहां पे कंपनी, पब्लिक है या प्राइवेट है, उस पर 3 तरह की पाबंदियां लगे तो पब्लिक, ना लग रही हो तो पब्लिक, अगर लग रही हो 3 तरह की पाबंदियां तो प्राइवेट। तो ये कल पढ़ेंगे,
मादत के साथ, ये जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको भी जरा थोड़ी सी इससे दिक्कत होती है कि सर हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हमें क्यों तंग कर रहे हो आप। नहीं बेटा, तो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल। अच्छा, अब जब आप लाइनें पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वहां पे एन नहीं लिखा हुआ, एन नहीं लिखा हुआ, एन नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, या तो 50% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास ही हो, या 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं होगा कि 25% फेडरल के हो, 25 प्रोविंशियल के हो, तो ये पब्लिक बन जाएगी। नहीं, अलग अलग रखना है इसका। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि एक बच्चे ने मुझे सवाल सेंड किया, उसने कहा कि सर ये जरा बताइएगा, अगर 40% शेयर हो फेडरल गवर्नमेंट के पास, और सर 20% शेयर हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, अब ये पब्लिक कंपनी बनेगी। तो बेटा वहां पे ये देखें कि जब लाइनें उसने लिख रखी हैं, ये अल्फाज लिख रखे हैं, बीच में और लिखा हुआ या एंड लिखा हुआ। अगर तो और लिखा हुआ है तो इनको लहर लहर ट्रीट करना है, अगर एंड लिखा होता तो फिर दोनों को जमा करके। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे बच्चे देखिएगा, कहता है कि गवर्नमेंट के पास शेयर। अब अगली बात, कहता है ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास शेयर। गवर्नमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरे बच्चों, बार बार कॉल, बंदा फिर ना उठा रहा हो तो यार एक दफा मौका ही दे दो बंदे को। मैंने कहा कि शायद, क्योंकि जब घर या इर्द गिर्द से कॉल आ रही है ना, फिर सुन लिया करो एहतियातन फिर भी। नहीं मेरे बच्चे, दूसरी बात क्या हुई? अगर किसी कंपनी के 50% शेयर किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। यहां पे फॉरेन कंपनी की बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। फॉरेन गवर्नमेंट के पास भी अगर 50, मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई कंपनी है, उसके 50% शेयर सऊदीया की गवर्नमेंट के पास है, तो ये हमारे मुल्क में कौन सी कंपनी होगी? ये पब्लिक कंपनी होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके बाद तीसरे नंबर पे कहता है, अगर एक कंपनी स्टॉक चेंज पे लिस्टेड हो। अगर एक कंपनी स्टॉक चेंज पे लिस्टेड हो, लेकिन लिस्टेड क्या कहता है? जब हमारा टैक्स ईयर खत्म हो रहा हो, आखिरी दिन भी वो कंपनी स्टॉक चेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड तो हो, लेकिन कब लिस्टेड हो? एटलीस्ट जब वो ईयर एंड हो रहा हो, आखिरी दिन भी ये लिस्टेड होनी चाहिए। ऐसी कंपनी हमारे नजदीक क्या होगी? पब्लिक। अब जस्ट एग्जांपल, एक कंपनी लिस्टेड थी स्टॉक चेंज पे, लेकिन मेरे बच्चे जाके 29 जून को वो स्टॉक चेंज से अनलिस्ट होगी, डीलिस्ट कर दी गई उसको। सारा साल ये हमारे लिए शायद लिस्टेड थी, लेकिन उस वक्त डीलिस्ट होने की वजह से अब हमारे नजदीक ये मेरे बच्चे पब्लिक कंपनी नहीं रही। क्योंकि हमने देखना है कि जब साल एंड हुआ है, उस वक्त 30 जून को ये स्टॉक चेंज पे लिस्टेड है या नहीं। तो अगर जो कोई कंपनी 30 जून को स्टॉक चेंज पे लिस्ट, अच्छा कोई कंपनी उसी दिन लिस्ट हुई है, वो भी हमारे नजदीक क्या है? पब्लिक है, चाहे पूरा साल ना हुई हो। यानी कि अगर कोई कंपनी स्टॉक चेंज पे लिस्टेड हो, लेकिन लिस्टेड किस दिन दिख रही हो हमें? लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो बेटा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। हाँ। Sir, 30% normal tax, that is from rice वगैरह और ये sugar, उनका होता है special tax है। तो उनके जो लास्ट है उसको देख लिया, उसके लिए भी 13 मिनट लाइनें पढ़ लेंगे, मेरा ख्याल है उसने टैक्स ईयर की बात की, जो उसका टैक्स ईयर। उस कंपनी का टैक्स। अगर तो इसने कहा होगा 30 जून को, तो फिर 30 जून, अदरवाइज इसने टैक्स ईयर बोला होगा तो टैक्स ईयर। तो देखा जाएगा कि इसके लिए बोला क्या है, क्योंकि लाइनें देखो, कानून उसी तरह पढ़ना है जिस तरह हो। तो अगर टैक्स ईयर लिखा तो फिर, हाँ, फिर ये नहीं कहेंगे 30 जून, लेकिन उसका टैक्स ईयर। ले मेरे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। देखो आपको इस तरह ना ज्यादा तंग नहीं करता इसमें। वो 30 जून के लिहाज से सवाल करेगा, अगर करेगा उसको, वो इतना कहेगा इस लेवल पे अभी क्या पीआरसी पढ़ के बच्चे आए हैं, तो इतना तंग नहीं। अगर वैसे बिल्कुल जेन्युइन सोच रहे हैं आप, लेकिन माशाल्लाह थोड़ा सा ज्यादा बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, फाइनल लेवल पे। क्योंकि इसके बाद आता ही टैक्स फाइनल पे तो यही कहूंगा, फाइनल लेवल पे सोच रहे हो है। क्योंकि अगर मैं आता कैफ 7 है, कैफ 8 है, फिर मैं कहता कैफ 7 के लेवल पे सोच रहे हो। खैर वापस है। अब ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है मेरे बच्चों, सुपर डुपर ट्रिकी। कहता कि अगर इस कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास, लेकिन ये जो फॉरेन कंपनी है, ये पूरी की पूरी मलकियत में हो फॉरेन गवर्नमेंट की, तो फिर ये पब्लिक होगी। अजीब सी बात है। यानी कि अगर हमारी
यहाँ पे किसी कंपनी के 50% शेयर्स हो किसी फॉरेन कंपनी के पास, और वो जो फॉरेन कंपनी है 100% मलकियत में हो फॉरेन गवर्नमेंट की, तो फिर भी वो क्या होगी? अब देखो, फॉरेन गवर्नमेंट आप डायरेक्टली हमारी उस कंपनी के 50% शेयर्स की मालिक नहीं है। अगर तो डायरेक्टली हो फिर इसमें चला जाएगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि कोई, देखो पेपर में कहेगा कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है चाइना में, उसके पास हमारी इस कंपनी के 51% शेयर्स हैं, और फिर उस कंपनी के 99.99% शेयर चाइना की गवर्नमेंट के पास है। हम कहेंगे नहीं भैया, अगर उस कंपनी के 100% शेयर चाइना की गवर्नमेंट के पास होते तो फिर ये क्या बननी थी? अगर वो कंपनी के 100% शेयर चाइना की गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उस कंपनी के पास हमारे शेयर 49% है, तो फिर भी यानी कि ध्यान रखना जरा थोड़ा सा, 50% शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास, और उस कंपनी के आगे 100% शेयर किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास। यानी कि पूरी की पूरी मलकियत वो किसी और मुल्क की गवर्नमेंट की हो, वो कंपनी की पूरी मलकियत गवर्नमेंट की। और ऐसी कंपनी, यानी कि साधारण अल्फाज में उसकी वहां पे होली जो है ना, प्योर पब्लिक सेक्टर कंपनी है उस मुल्क की, उस पब्लिक सेक्टर कंपनी के उस मुल्क की हमारी कंपनी के 50% शेयर है उसके पास। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का इदारा, लेकिन 100% गवर्नमेंट का। जैसे हमारा आई कैप है, ये आधा गवर्नमेंट का है, आधा प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट टाइप का इसको कहते हैं। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि इसको रीड करने से पहले क्या ही कमाल हो, अगर आप सवाल ही सॉल्व कर दो। पढ़ भी लेंगे इसको, लेकिन देख तो लें अभी बातें कितनी खत्म हुई हैं आप। जब मैं कहता है कि ब्रीफली स्टेट विद रीजन, वजह बतानी है आपने। अच्छा, जब इस तरह की बात कर रहा हूं ना, ब्रीफली स्टेट विद रीजन, फिर कोशिश करनी क्या है? देखो ये लॉ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह बी लॉ सी लॉ का हम आंसर करते हैं ना, जब वो कोई सिनेरियो दे, कोई क्वेश्चन दे, सबसे पहले हमने क्या करना है? उसको लॉ की परवीन देनी है, कानून क्या कहता है, फिर उसके बाद उस सिचुएशन से रिलेट करके फिर हम आप अपना कंक्लूजन दे रहे हो। बात समझ आ रही? यानी कि आप उसको बताओ ना कि आखिर ये है तो रीजन के साथ बताओ, उसको स्टेट करो थोड़ा बहुत ब्रीफली। कह रहा ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर आर नॉट यू कंसीडर द बिलो मेंशन कंपनी टू बी ए पब्लिक कंपनी फॉर ए टैक्स पर्पसेस, कि इनको आप टैक्स पर्पस के लिए पब्लिक कंपनी मानो। कि देखो वो कंपनी लॉ या फरान क्लियर करना चाह रहा है कि कंपनी लॉ वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्स के लिहाज से पब्लिक कंपनी का बताओ ये है कि नहीं। कह रहा है कि पीपीएल इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। बताओ पब्लिक है प्राइवेट है? ये रेजिडेंट है। पब्लिक पब्लिक से इसे क्या लेना था? क्योंकि दिल तो में तो आएगा ना सब। देखो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो ये पब्लिक नहीं, नहीं रेजिडेंट के लिए था, कि जो कंपनी भी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी 2017 में, वो क्या होगी? रेजिडेंट है। बात समझ आ रही है कि नहीं? कहता है कि एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। 59% ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, एक कंपनी है यूके की, उसके पास कितने परसेंट शेयर्स हैं? 59%। अब अगली बात देखो, कह रहे हैं इसको पब्लिक नहीं, अभी नहीं। उस कंपनी के पास हमारे 50% शेयर्स हो किसी बाहर के मुल्क की, उससे नहीं पता चलता। हाँ, अगर यहां पे होता कि यूके की गवर्नमेंट होता 59% शेयर, फिर हम यहीं पे बोल देते कि ये क्या है? पब्लिक है। लेकिन मेरे बच्चे उसने कहा कंपनी के पास है। लेकिन अगली बात, यूके यूनाइटेड किंगडम होल्ड 97% ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी लिमिटेड। कमी किसकी रहेगी? हाँ, 3% की। 100% शेयर्स होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपनी पब्लिक नहीं है। बात समझ? पहले कानून बताएं वहां पे कि कब हो सकती थी, वो सारी बात बताएं कि हो सकती थी अगर फॉरेन कंपनी के पास 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हो, और उस कंपनी को वो होली ऑन हो बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो फिर हो। यहां पे नहीं है। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? थोड़ा नेक्स्ट देखना। कहता है कि एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये भी आपको धोखा देगा पेपर में। अब बताओ ये पब्लिक है प्राइवेट है? ना ना, कंपनी के नाम के साथ लिखने से पब्लिक नहीं बनेगी यहां पे, ये भी याद रखना है। यहाँ पे उसने लिख दिया एक्स वाई लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी, उसने शुरू में उसे बताया कि बताओ ये पब्लिक है कि नहीं। मैं कह रहा यार इतना सौखा सवाल आ गया, एम फलाना बच्चा जाके क्लास में पढ़ता था, पागल है, ये तो पढ़ने की जरूरत ही को नहीं, ये तो बगैर पढ़े बंदा आंसर कर सकता है। उसने खुद लिख दिया पब्लिक है। ना ना, इस यहाँ पे लिखने से कोई कंपनी पब्लिक नहीं बनेगी टैक्स वालों के नजदीक। कहता है कि एक्स वाई लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017 whose shares were traded on the Pakistan Stock Exchange from 1st अगस्त 2021 से लेके until 30 जून और 29 जून 2022, on which date the company was delisted on the exchange। बताओ इस टैक्स ईयर में ये कंपनी लिस्ट पब्लिक होगी कि नहीं? नहीं। आखिरी लम्हे जाके वो डीलिस्ट होगी। अगर उस दिन लिस्टेड रहती 29 30 को भी, जाके 1 जुलाई को हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी।
ये कहाँ पे लिखा हुआ? बस हाँ। नहीं नहीं, हमने 30 जून को देखा है, टैक्स ईयर में देखा है, वो ना देखे। एक कंपनी जब मर्जी इस साल के अंदर, टैक्स ईयर के अंदर, जब मर्जी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हो और 30 जून को भी लिस्टेड ही रहे, तो वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी। चाहे वो 1 महीना 10 दिन पहले हुई हो। मैंने आपको कहा था चाहे 29 को ही, 30 को ही हुई हो, ये कंपनी आज ही बनी, आज ही जाके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, ये पब्लिक कंपनी है, 30 जून को ही जाके। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये केपीके का पुराना नाम है, आपको पता ही है। जब सुबह सरहद कहा करते थे उसको, इंग्लिश में ये कहा करते थे, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ एंड, ये किताब में अभी भी यही लिखा हुआ। ये आई कैप की किताब में देखें, उसकी एग्जांपल है पब्लिक कंपनी। अच्छा, बड़े बेशर्म है, इनको चेक करो। चलो कोई मसला नहीं, ये कौन सी गवर्नमेंट की किताब है, लेकिन फिर भी आई कैप की तो है ना। आई कैप तो एक ऐसा अदारा है जो जिसपे कोई कमी पेशी, जो बड़ा प्रोफेशन हो, तो उसको सोचना चाहिए इस बात चीज के ऊपर, लेकिन आप केस कर सकते हो इसके ऊपर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ NFW, मजाक किया मैंने, होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन ABC लिमिटेड। अभी तक बताओ, पब्लिक या प्राइवेट? क्या लग रहा है भाई? गवर्नमेंट के पास 50% शेयर, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे, तो क्या है? पब्लिक। कहता है कि पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी 2017 ABC लिस्ट इज लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। कोई फर्क नहीं पड़ता लिस्टेड है या नहीं, ये क्या है? पब्लिक है। चौथा नंबर कहता है BRR इज ए पब्लिक कंपनी। अब देखो, बार बार बोल रहा है पब्लिक कंपनी, लेकिन बोलने से पब्लिक कंपनी, हाँ, देखेंगे पब्लिक है कि नहीं। कैसे लोग आपको बार बार बोलेंगे, ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट, घर वाले कहने शुरू कर दिया होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओए CA, ओए CA, ओए पानी पिला। हैं? देखो, क्या CA कहने से आप CA बन जाओगे? ना ना, रिक्वायरमेंट्स देखेंगे पूरी हुई है कि नहीं। हाँ, फीलिंग आएगी एक दिन कि इंशाल्लाह कोई बता नहीं, एक दिन बनूंगा। हैं? चले, वो तो इंशाल्लाह एक दिन राजा भी बनेंगे आप। कहता है कि BRR इज द पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2017, 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। बोल दें इसको पब्लिक? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 50% ऑफ द बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। अब हो गया भैया, अब हो गया। और 9% बाय द इंडिविजुअल ग्रुप, जो मर्जी करें। BRR इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो ये पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। बेटा रूल पढ़ लो। कहता पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50%, यानी कि 50 से कम ना हो, यानी कि 49 ना हो, पूरे 50 हो तो चलेंगे। कहता है नॉट लेस देन 50। अच्छा, यहाँ पे लिखा होता कि अगर मोर देन 50% शेयर, तो फिर 51%, याद रखा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होता? 50 से कम ना हो, मतलब पूरे 50 भी चलेंगे। याद रखेंगे इसको। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो क्या होगी? पब्लिक। दूसरा, ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ट्रिक यहाँ पे खेलता है वो। या तो फॉरेन गवर्नमेंट हो सीधा सीधा, वो तो 50% कर दो उसको। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी हो, तो फॉरेन कंपनी को 50% चाहिए ना। फॉरेन का लफ्ज सुनते ही हम कहते हैं बैरूनी मुल्क वाला बंदा, यार ये तो हम तो खुद उनके गुलाम हैं। तो गुलाम कौम को कोई फॉरेन बंदा नजर आ जाए, वो तो कहता है कि यार हमारा आका आ गए। तो इस तरह की बात नहीं करती मेरे बच्चे, क्योंकि हम हर मुल्क के गुलाम नहीं, हम 2-4 मुल्कों के हैं। सारी बात है, अल्लाह माफ करे। अब ये थोड़ी कि अब बंदा हर कोई मुल्क आके हमें कहते, इंडिया ने भी कोशिश की थी सबसे गुलाम समझने की, उनसे जाके पूछे। इतना इतना उसको जलील कर दिया, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोच है इतनी, इस इतना वो इस वक्त पशेमान है न, उनको मानो कि जलील हो रहे हैं। अभी आज 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 का बयान देखा होगा आपने, मोदी ने इनकार कर दिया है उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि भैया हम आपकी कोई साल से सूल से नहीं मानते, ये आपस में जो हमारी जंग बंदी, तो हर जगह तो जाके कहना शुरू कर देना। उसने सही रखा हुआ। उसका उसका चपरासी वो सही सफाई ना कर, उसको कहता है और सही सफाई करते हैं, पता है इंडिया ने पाकिस्तान की जंग में रखवाई है। वो जलील कर रहा है हर हर जगह पे उसको उसको वो कह रहा है कि यार ठीक बंदा है यार, तू हर जगह पे हर बंदे के सामने इनरेलीवेंट जगहों पे भी इस बात को करता रहता है। उन्होंने आज उसको कह दिया कि भैया हम कोई तेरी साल से सुल से नहीं मानते, और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी भी कंटिन्यू है। मतलब अभी और चपेड़े खानी है इन्होंने, लेकिन अल्लाह करे मारिए ही चपेड़ा है ना कि चौधरी साहब ਉੱਥੇ बैठे ने ਉਥੋਂ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਲੋ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
जो मर्जी हो जाए, जिन्हें भी तारे ऊपर वो है ना, वो इन्नी स्क्रूटनी इन्ने मामला तो गुजर के उत्थे जाते हैं कि कम से कम तुम उन्होंने पूरा भरोसा, वैसे चाहे वो खुद कह रहे हो तो गद्दार है फलाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह कोई आपका मुल्क बेचने वाला नहीं होगा। बाकी कोई कोई इंसान से गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, जो भी हो, तो वो अलहदा मामला है। लेकिन ये इस पूरा भरोसा रखा करें इस बात, क्योंकि हमारी भी एक खुफिया एजेंसी है, वो ये नहीं देख रहे होते चाहे वो जो भी मर्जी यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि वो भी इन चीज़ों को सारी स्क्रूटनी करती है कि किस बंदे को कहाँ तक लेके जाना है। और अगर खुदा ना खासा फिर जहाँ पे कोई मामला ना चल रहा हो, तो फिर यहाँ पे जो वाकयात हुए हुए हैं वो भी शायद आप ज़रा हिस्ट्री उठा के देखो, जहाँ पे मामला ज़्यादा ख़राब होते नजर आ रहे हैं। तो ये ना सोचें कि जो चेहरे सामने वही हुकूमत कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे और मारखोर भी हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके मुंह में सांप है। क्या हुआ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, बंदा ये तो डाला आएगा यार, हाजरी होगी। मैं मारखोर की तारीफ वही उठाते हैं आगे, उन्हीं की तो तारीफ कर रहा हूँ। यार मजाक कर रहा हूं। नहीं मेरे ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ सीएफई वाला तो फंड नहीं है, ऐसी भी गैप हुई है। अगली अटेम्प्ट में देखेंगे, लेकिन सर जो भी करना है 7 जुलाई से पहले पहले है, ताकि हम डिसाइड कर लें पेपर देना भी है कि नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, हमारे अपने हैं, अपने कुछ कह भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जलील करते हैं ये गलत है। ले मेरे बच्चे कह रहे कि यूनिट ट्रस्ट, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public and any other trust as, यानी कि उसका इसको तो रख दिया, ऐसा ट्रस्ट जिसके शेयर्स यानी कि यूनिट्स अगर आम पब्लिक को अवेलेबल है, यानी कि लोग खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो समझो वो भी क्या है, वो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में था ट्रस्ट भी। लेकिन वो कहता है कि अगर उसके ट्रस्ट के यूनिट्स सारी दुनिया को अवेलेबल ना हो, मतलब वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट होगा, कुछ लोग अपने पास ही रखे बैठे हुए, दुनिया लोगों को ओपनली अवेलेबल स्टॉक चेन पे तो ट्रेड हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर ट्रेड हो सकते हैं मार्केट में ओपनली शेयर्स की तरह, तो वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। बात समझ आ रही है? मेरे बच्चे मैंने आपसे पहले याद किया कि अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो मेरे बच्चे थोड़ा सा बर्दाश्त करना है इसका, ज़्यादा नहीं लेकिन पर थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि आज मैंने सिर्फ एक और चीज़ आपको बतानी है, वो है कि टैक्स लायबिलिटी हम डिटरमिन कैसे करते हैं। तो उसके बाद सीधा हम जाके इंशाल्लाह कल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1-2 दिन में वो कैपिटल गेन, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे सैलरी की तरफ, फिर बिजनेस, और आखिर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जिस दिन ये 5 हेड हो गए तो इंशाल्लाह आप एंड सुकून महसूस करेंगे कि कम से कम अब वो न्यूमेरिकल जो 21 से लेकर कोई 30 नंबर के दरमियान जो आना है, कम से कम हम उसका 80% सॉल्व करने के, 80-90% कह रहे हैं, 90% सॉल्व करने के काबिल रहेंगे। आखिर में कोई छोटे मोटे क्रेडिट शेडिट छोटे मोटे तो ना भी करें ना, तब भी काम चल जाता है। जैसे आपका टीचर कहता है ना उसमें बैलेंस शीट जब बना रहे थे पेपर के अंदर, कि ना टैली करना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लाजमी टैली करके उठे उसको, हालांकि टैली करने का नंबर है कदा। यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आखिर में कोई छोड़ भी दोगे ना, कोई मसला नहीं, क्योंकि नंबर कितने लेने हैं आपने? हाँ 50 लेने हैं। तो भाई पास करने के लिए बैठे हो यहाँ पे, या मैथ सर्टिफिकेट लेना किसी? नहीं, वो कह रहे नहीं। लेकिन यूनिट ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया था पहले कि यूनिट ट्रस्ट का मतलब क्या है। जब हम ट्रस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं शेयर्स की तरह, तो हर हिस्सा क्या कहलाता है उस ट्रस्ट का? यूनिट कहलाता है। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर व्हिच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स दैट द एंटाइटलमेंट ऑफ बेनिफिशियल टू इनकम और कैपिटल। यानी कि देखो किसी कंपनी में आपका कितना डिविडेंड में हिस्सा है वो किससे पता चलता है? शेयर से। यहाँ पे आपको इस ये जो क्या करें इसको ट्रस्ट है, इससे कितना आपको पैसा मिलना है, बेनिफिट मिलना है, वो किस पर डिपेंड करेगा? यूनिट्स के ऊपर। तो सेम वही मेरे बच्चों, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो। अब जब हम कंपनी लॉ कल पढ़ रहे होंगे, फिर आपको बात बुरी लगेगी, सर क्यों बात, कल हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कल उल्ट होगा इसका। वहां पे वो कहेगा कि पब्लिक कंपनी कौन सी है, कहता है जो प्राइवेट ना हो। तो हमें जाके वहां पे डिटेल किसकी देखनी पड़ेगी? प्राइवेट कंपनी की। उससे हमें समझ आती है कि पब्लिक कौन सी है। अच्छा यहाँ पे उल्ट है, यहाँ पे उसने कहा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, कहता है जो पब्लिक ना हो। इसका मतलब हमें जाके प्राइवेट को भी कहां से समझना पड़ा, जो ऊपर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, जो अभी हम पढ़ गए हैं पब्लिक कंपनी वाली, वो एक्चुअली कौन सी है? वो प्राइवेट। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा अगर पेपर में 4 नंबर का पूछ रहे, अच्छा बताओ प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करो, 4 नंबर का पूछ लिया, तो आप ये नहीं कहना कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो, खुदा के लिए। वहां पे आपने ये बताना प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी कौन सी है, वो सारी बातें लिखनी पड़ेगी फिर आप, पब्लिक वाली सारी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली वो पूछ रहे हैं आपसे, याद रखेंगे। हाँ अगर आधे नंबर का पूछा है फिर यही लिख लेना, लेकिन अगर 2-3 नंबर का पूछ लिया उसने ना मेरे बच्चे, फिर वो बात भी बीच में ऐड करनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करते हैं, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे डेफिनेशन है, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। सवाल भी अगर हुआ तो चाहे कल कर लेंगे,
मेरे बच्चे थोड़ा सा जल्दी से करके सिर्फ वो टैक्स के जो टेबल है ना उनको यूज करने का तरीकाकार सीख लें। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है मेरे बच्चे, इंशाल्लाह ये कल कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। जो चीज़ जितनी करवाई जा रही है बस वो साथ साथ करते जाइएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिएगा। हाँ, इतनी फिक्र रखिएगा कि आपने पढ़ना है। ये सवाल भी अगर टाइम बचा तो अभी कर लेंगे। ले बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कहता है कि टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो उसका तरीका का जरा थोड़ा सा सीख लेते हैं। आई कैप की किताब मेरा ख्याल है कि इसमें वो दिए होंगे टेबल शेबल, आई होप। कल हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ ली थी, अगर आपको याद है कि नहीं? कल पढ़ ली थी हमने इनकम की डेफिनेशन। टैक्स की डेफिनेशन में ओए है, सारा कुछ है इसमें, हो ही नहीं सकता ना। बाद में स्कूल से तो देखिएगा इन सारी किताब, इसमें सारा कुछ ही होगा होपफुली। और हेड्स ऑफ इनकम, चले जो भी टैक्स के भी कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, और हेड्स ऑफ इनकम वैसे हमने देख लिए थे, लेकिन मेरे से आज हमने इसको सीखना है कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। यानी कि मेनली वो जो हमारे पास टैक्स रेट्स है ना, उन टैक्स रेट्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा अगर आपको याद हो, कल हमने वैसे ही रजीम्स का जिक्र किया था। अगरचे रजीम इस चैप्टर के अंदर है, वो आखिर में जाके पढ़ाएंगे, लेकिन रजीम्स कल हमने डिस्कस किया था हमारे सिलेबस के अंदर। कोई 3-4, वैसे हमारे सिलेबस में 3 तरह के रजीम्स का जिक्र है, लेकिन जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह वहां पे मिनिमम टैक्स रजीम वगैरह भी वहां पे आएंगी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे कैफ लेवल पे फाइनल में जाके देखेंगे। मेरे बच्चे, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मान लो कि एक होगी नॉर्मल टैक्स रजीम एनटीआर, एक होगी एफटीआर फाइनल टैक्स रजीम, एक होगी मेरे बच्चे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी, और एक एमटीआर भी होती है, या ये कह लें मिनिमम टैक्स, क्या मैंने अभी बोला था, एमटीआर ही कह लें, मिनिमम टैक्स रजीम। ये मेरे बच्चे हमारे यहाँ पे कभी जिक्र नहीं आएगा। अच्छा, इन 3 का जिक्र आएगा मेनली। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं रजीम, जो सारी हमारे सिलेबस में है, ये तो कहीं ना 2-3 इनकम इसके आ जाएंगे, तो कुछ 2-3 इनकम इसके आ जाएंगे, इसको तो हमारे गोली, ये तो ना होने के सिर्फ जिक्र आएगा या थोड़ा सा यहाँ पे बताएगा ये होती क्या है। इसके अलावा सारा जो हमारा टैक्स मेरे बच्चे जो जिस रजीम में कवर हो रहा होगा वो कौन सी है। अच्छा, फिर वो कहेगा नॉर्मल टैक्स रजीम का क्या फर्क है बाकियों से। हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स रजीम में आने वाली वो इनकम, जो भी इनकम आ रही हो नॉर्मल टैक्स रजीम में, ये वो इनकम होती है जिनके ऊपर वो टैक्स रेट्स लगते हैं जो स्लैब्स में दिए हुए हैं, ये जो हमारे स्लैब्स में दिए। यानी कि जो इनकम नॉर्मल टैक्स रजीम में जाएगी, जो इसके दायराकार में आएगी एनटीआर के, उसके ऊपर कौन से रेट लगेंगे, ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 2 स्लैब रेट दिए हुए हैं, 2 टेबल दिए हुए हैं, इस तरह का 2 टेबल दिए हुए हैं, उसमें डिफरेंट स्लैब रेट है, 2 टेबल्स हैं उसमें डिफरेंट स्लैब रेट है। जिस जिस इनकम के ऊपर ये वाले रेट लगा के हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रजीम। बात समझ आ रही है कि नहीं? आज के बाद फिलहाल अभी इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई बंदा आपसे पूछ ले सर बताओ नॉर्मल टैक्स रजीम क्या होती है, आपने कहना कि वो जो 2 टेबल दिए हुए हैं, जिस इनकम को उन 2 टेबल्स वाले रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो जिस इनकम के ऊपर, वो क्या होती है, वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आती है। जब इसकी कोई इनकम आएगी फिर मैं आपको इनका भी बता दूंगा। अब ये देख लो, अब ताकि उससे पहले आपको थोड़ा सा पता हो जब हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे। ये तो हमें पहले पता चल गया कि सर हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल टैक्स रजीम, ये सारा का सारा है ही वो मोस्टली। अब इसमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं और ये कैसे ये स्लैब रेट लगाए जाएंगे। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए, हम सीखने लगे हैं टैक्स की लायबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, वो सीखने लगे मेरे बच्चे। मिस्टर ए, इस मिस्टर ए ने मान लो कि इस साल में, अच्छा वहां पे हम लिखा करेंगे टैक्स ईयर, शायद आपको नजर नहीं आ सकता, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे ना मेरे बच्चे, उसमें सबसे पहले लिखा करेंगे बंदे का नाम मिस्टर ए, फिर वो आपको पेपर में कोई रिक्वायरमेंट देगा कि ये फलाना मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, जो रिक्वायरमेंट में लिखेगा वो हम ऊपर यहां पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। ये सीखेंगे जब इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे मेरे बच्चे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया करेंगे किसी भी इंसान के बारे में। अगर आप में से कोई बंदा अपना वो कैलकुलेट करना चाहता हो मेरा इस साल का कितना टैक्स बनता है, तो इस तरह करेंगे आप कि आप अपना नाम लिखेंगे, आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी टैक्सेबल इनकम खाली कैलकुलेट करना चाह रहे हो या साथ लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, या खाली टैक्स लायबिलिटी। वो कहेगा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, टैक्स लायबिलिटी। फिर साथ वो टैक्स ईयर भी बताएगा किस टैक्स ईयर के लिए, कि मान लो कि यहाँ पे फॉर द टैक्स ईयर नहीं लिखना, फॉर द ईयर है या पीएनएल की तरह, यहाँ पे हम खाली क्या लिखा करेंगे, टैक्स ईयर 2025 अज्यूम कर लो, इस तरह करें, फॉर द टैक्स ईयर नहीं लिखने की जरूरत। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो बेटा अब इसकी जो इनकम्स होंगी टोटल ही हमारे सिलेबस में जो है वो 5 हेड से हो सकती है, कुछ और भी है वो लेकर देखेंगे, फिलहाल जो हमने पढ़नी है तो 5 हेड से मेरे बच्चे इसकी इनकम होगी, और जो 5 हेड से जो इनकम आ रही होती है वो उन्हीं के ऊपर ये स्लैब लगते हैं, क्योंकि अगर कोई और इनकम होगी इसका मतलब उसका कोई रेट भी कोई और होगा। ये जो टेबल लगते हैं दोनों, ये किस पर लगते हैं, वो 5 हेड से कमाई हुई इनकम के ऊपर। इसका मतलब जो 5 हेड से उन 5 हेड से इनकम आ रही होगी वो हमारे कौन सी इनकम है, नॉर्मल टैक्स रजीम वाले। समझ आ रही है थोड़ी बहुत?
नहीं बेटा, अब वो कौन कौन सी होगी मिस्टर ए की, वो कौन सी? एक तो मेरे बच्चे सैलरी, अज्यूम कर लो इस साल में मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से काम किया है। मुझे बताओ इसकी कितनी सैलरी बनती होगी इस साल में? मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना? 12 लाख, 1.2 बिलियन। उसके बाद वो कहेगा अच्छा इस बंदे के, इसी तरह हमने इसी तरह कैलकुलेट किया करेंगे। हाँ, सैलरी में फिर जॉन जॉन सी इनकम भी आएंगी, वो सारी अभी कैलकुलेट करने का वो तरीकाकार देखेंगे जब अपना अपना चैप्टर पढ़ रहे होंगे रेलिवेंट। उसके बाद मेरे बच्चे वो कहेगा इस बंदे की, मान लो कि इस साल में जो बिजनेस इनकम भी है, कल मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बताया था, जब पढ़ेंगे फिर हमने कहा था कि जो सैलरी होगी ना, सैलरी में से किसी तरह का खर्चा अलाउ नहीं होता। अगर किसी हेड में से खर्चा अलाउ ना हो तो इसका मतलब है यहां पे हमेशा इनकम ही आएगी, लॉस कभी नहीं आएगा। क्यों? खुद सोचो। अच्छा बताओ किसी हेड में लॉस कब आएगा भला? जब जो एक्सपेंस अलाउड हैं, जो अलाउ होंगे, खर्चे अलाउड, वो इनकम से बढ़ जाए, वो वहां पे क्या आएगा? लॉस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में अज्यूम कर लो इस साल में जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो इसने कमाई वो है 8 लाख रुपया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिडक्शन भी अलाउ हो। अज्यूम कर लो यहाँ पे इसको 2 लाख रुपया इसका खर्चा भी हुआ हो। मेरे बच्चे ये यहाँ इसके कितना आ गया बोला? 6 लाख रुपया। उसके बाद अज्यूम कर लो इस बंदे की कोई कैपिटल गेन भी है इसके पास, वो है 6 लाख रुपए का। और इसके ऊपर भी कमाने पे मेरे बच्चे जो खर्चा हुआ होगा उसको अलाउ करने की इजाजत होगी, वो देखेंगे। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अभी से पता चल जाए कि मेरे बच्चे कुछ हेड्स के, हर हेड्स के अंदर जो उसकी रेलिवेंट जो डिडक्शन होंगी उसी हेड में से लेस किया करेंगे। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो मान लो कि कैपिटल गेन जो आया ये भी एक हेड होगा हमारा, उसमें से 6 लाख इसने कमाया, लेकिन इसका कैपिटल गेन कमाने में अज्यूम कर लो कि 2 लाख रुपया इसका यहाँ पे भी खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ पे कितनी इनकम आएगी मेरे बच्चे? 4 लाख रुपये। इसी तरह अज्यूम कर लो कि इसने कोई अपना कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, तो उससे रेंट आया मेरे बच्चे इसका 9 लाख रुपया, और इसके ऊपर भी खर्चा लो। अज्यूम कर लो 3 लाख रुपया इसका यहाँ पे खर्चा आया हुआ, तो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 6 लाख रुपए। इसी तरह आखिर पे आ गया अदर सोर्स, इसने किसी और सोर्सों से भी इन चार के अलावा, देखेंगे इसको, जो जो इनकम कोई बंदा कमाए इंडिविजुअल और इन चार में फॉल ना कर रही हो तो हम कहेंगे भाई वो इसमें फॉल कर रही है। यानी कि हमने कल डिस्कस किया था, ये खूब खाता होता है। जो इनकम किसी की ना बन रही हो वो इस हेड की बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे कल हमने वो रेजिडेंट जो हमारे नेशनल के साथ सलूक किया था कि भाई अगर तू हमारा नेशनल है यानी कि यहाँ का सिटीजन है और किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं, तो मुबारक हो, तो हमारा ही रेजिडेंट है। तो अदर सोर्स से मान लो कि इसकी जो इनकम बनी मेरे बच्चे वो बनी 1 मिलियन की, इसके ऊपर इसका 6 लाख रुपया खर्चा भी हुआ, तो मेरे बच्चे कितना आ गया? 4 लाख रुपया। अच्छा जब ये पांचों हेड से इनकम इकट्ठी कर लेंगे तो उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम को क्या बोला करेंगे? टोटल इनकम। कर दो भैया, कितना? 2.2 मिलियन। 3.2 मिलियन। बात समझ आ रही? अच्छा ये है टोटल इनकम, क्या इसके ऊपर रेट लगा देंगे? वो कहते हैं नहीं नहीं, इसके ऊपर रेट नहीं लगाना, इसमें से हम अभी लेस करेंगे। अच्छा आज मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है ग्रुप के अंदर, एक डॉक्यूमेंट शेयर किया मैंने आपके साथ, क्योंकि देखो इमरान शाह साहब भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनकी जो इस तरह की उनकी जो मेहनत होगी, हम क्योंकि हम बैठे हुए फास्ट ट्रैक के अंदर, हमने हम ही अपने आप को वो नहीं करना कि वो तकब्बर में नहीं आना कि हम ही करेंगे जो भी करेंगे। नहीं नहीं, जो उनकी अच्छी चीजें होंगी जो पेपर पास करने के लिए, वो माशाल्लाह उनका सब कुछ ही जो भी पढ़ा रहे हैं वो जबरदस्त है। मैं वैसे कह रहा हूँ उनके इस तरह की जो मेहनत होगी वो हम भी यूज कर लेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर किया है, उस डॉक्यूमेंट को भी जरा थोड़ा सा हम पढ़ लें। मैं इंशाल्लाह फिर उसको क्लास में यहाँ पे आपको एक उसकी कॉपी निकलवा के भी दे दूंगा, आप कॉपी ना करवाइएगा उसकी, उसको भी फिलहाल जस्ट आप उसको सॉफ्ट में रखिएगा। मैं उसकी कॉपी वैसे भी दे दूंगा आपको, उसको डिस्कस भी करेंगे। फिर आपको वो यानी कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा फॉर्मेट है कि न्यूमेरिकल हमारा कैसे सॉल्व होता है। तो खैर वो सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसको जरा देखिएगा कि इस तरह की चीज़ें मिलती जुलती आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। नहीं बेटा, ये हमारी होगी टोटल इनकम। लेकिन क्या हम इसके ऊपर वो जो सर वो टेबल वाले रेट्स हैं क्या इस इनकम के ऊपर लगा देंगे? कहना नहीं नहीं, इसमें सभी कुछ और लेस होगा, पहले हमें निकालनी होगी टैक्सेबल इनकम। अच्छा टैक्सेबल इनकम हम कैसे निकालेंगे? मान लो कि इसमें से हमें मजीद लेस करना पड़ेगा, मजीद लेस करना पड़ेगा डिडक्टेबल अलाउंस, और वो कितने हैं बोला? 4। वो कितने हैं डिडक्टेबल अलाउंस? 4 में से कोई एक चीज हो सकती है, ज्यादा ज़कात ही देता है पेपर के अंदर।
लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के वो तालीम के खर्चे भी दे देता है। पढ़ेंगे इसको, ये इसी चैप्टर 4 के अंदर है, बल्कि इसको पढ़ेंगे कभी जब ज़रूरत पड़ी। फिलहाल इसमें कुछ नहीं, वो याद करने वाली बात है, उसमें कुछ नहीं है। तो इसमें एजुकेशन एक्सपेंस भी हो सकते हैं बच्चों के, इसमें ज़कात भी हो सकती है। डोनेशन की बात नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये किसकी बात होती है? ज़कात, जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे की जा रही है, बताएगा वहां पे। तो वही मेरे बच्चे क्या बनेंगे, वो यहां से लेस करेंगे। डोनेशन होगा तो किसी और तरीके से ट्रीट करेंगे उसको, तो बेटा तो ज़कात इसमें। और इसी तरह मेरे बच्चे वहां पे PWWF भी है और FWP भी है, कुछ इस तरह का। जो वर्कर वेलफेयर फंड है, जो वर्कर पार्टिसिपेशन, जो प्रॉफिट फंड, जो वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इस तरह के मेरे बच्चे दो नाम है, WWF, WPPF, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो ये चार चीजें टोटल, ये कहीं होगा तो हम 5 मिनट में उसको कर लेंगे, उसमें कोई डॉक्टर नहीं। इसको, इसकी मान लो कि इसने ज़कात दे रखी है, ज़कात दे रखी है मेरे बच्चे 1 लाख रुपए की, ये क्या करेंगे, यहां से लेस करेंगे। अच्छा, टोटल इनकम में से जब हम ज़कात लेस करेंगे, या ये कह लें डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे, तो उसके बाद जो फिगर आएगी उसका नाम होगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। अच्छा, एक चीज मैं अभी आपको बता दूं, जब बाद में आएगा, ये जो हमारा एक अभी मैंने बताया था ना, 3 तरह की रिजीम है जो हमारे सिलेबस में। NTR तो ये है, जो एक FTR है, FTR को तो रखो। एक है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। वो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी ना, होगी इन पांचों हेड्स में से ही किसी की। कैपिटल गेन में भी आएगी, है उसमें, कोई प्रॉपर्टी में भी आएगी, कुछ इस तरह का, सॉरी, कैपिटल गेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, डिविडेंड शिविडेंड के मामला में भी आएगी, सैलरी के में भी आएगी। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सैलरी वगैरह, इन कुछ इन्हीं हेड्स के अंदर वो भी रजीम फॉल कर रही होगी, वो इनकम इन्हीं में आ रही होगी। उस इनकम का वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अगर आधे अभी तो ठीक नहीं, तो जब करेंगे उसको, वो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाली इनकम होगी ना, वो एक दफा हम इसमें दिखाया करेंगे उस हेड के अंदर ही। फिर हम क्या किया करेंगे, एक दफा दिखा के टैक्स वालों को, जब हम टैक्सेबल इनकम निकाला करेंगे ना, जहां से हम डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर रहे होंगे, वहीं पे एक और भी इनकम लेस किया करेंगे, और वो कौन सी होगी, सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम। ऊपर एक दफा दिखा के नीचे लेस कर दिया करेंगे। टैक्सेबल इनकम में वो शामिल नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर रेट लेवल लगते हैं, टेबल वाले रेट नहीं लगते। बात समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह समझाने की बात कर रहा हूं कि एक और भी यहां से चीज लेस होगी। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपको टोटल इनकम में से दो चीजें लेस करनी है। अगर मैं कहता तो शायद वो कागज भी आप अभी ओपन कर लेते, लेकिन भारत इसको घर जाके देख लीजिएगा। टोटल इनकम को कहां पे लेके जाना आपने, टैक्सेबल इनकम पे, ताकि हम उसके ऊपर क्या लगा सके, टैक्सेबल इनकम पर ही वो टेबल वाले रेट लगने हैं। लेकिन टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इनकम में से कितनी चीजें लेस करनी है, दो तरह की चीजें। कौन कौन सी बोला? एक तो डिडक्टेबल अलाउंस, वो तो सीधे ऊपर दिखाते नहीं आप, कहीं पर भी वो सीधे लेस हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी जो इनकम ये होगी ना, जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक दफा हम मान लो, चले अज्यूम कर लो, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नहीं कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन में अज्यूम कर लो, वैसे मैं कह रहा हूं, एक हमारी सेपरेट ब्लॉक वाली भी इनकम है, वो है 2 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमने यहां पे 4 लाख नहीं दिखाना था, कितना दिखाना था, 6 लाख रुपए। ऊपर हमने कितना दिखाना था, उसको ऐड कर देना था एक दफा, चाहे उसका रेट कोई और है, टेबल वाला नहीं, उसको एक दफा हम यहां पे ऐड कर देंगे। जब ये यहां पे ये कितना बन गया होगा, 6 लाख। फिर जब हम यहां से लेस करेंगे, टोटल इनकम निकलाई, पहले हम क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया, बल्कि पहले हम उसको लेस करते हैं। चले इस तरह कर लो, नीचे आके हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो सेपरेट ब्लॉक इनकम होगी वो लेस करेंगे, 2 लाख रुपया। जब वो 2 लाख रुपया लेस हो जाएगा, तो दोबारा से समझो उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना ऊपर था। सिर्फ वैसे समझा, वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक में बैठे हूँ, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ताकि जितनी दफा हम चीजें करें, कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होती हैं। चले खैर, वापस है, गोली मारेगा अभी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है मेरे बच्चे, टोटल इनकम में से जब डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करते हैं तो क्या निकलती है, टैक्सेबल इनकम। कोई बंदा आपसे पूछ रहे, अच्छा बताओ टैक्सेबल इनकम क्या होती है, सिर्फ आपने उसको इतनी बात बतानी है, जब टोटल इनकम निकालो पहले उस बंदे की, कितने हेड से बोला, इन 5 हेड से, कुछ और नहीं अभी ऐड करना है इसके अंदर। तो इन 5 हेड्स की इनकम को जब इकट्ठा कर लें और इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें, तो कौन सी फिगर आएगी, टैक्सेबल इनकम की। अब ये हमारे पास कितनी आई बोला, 31 लाख रुपए। ऐसे में बच्चे, ये हमारे पास कौन सी इनकम आई है, टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जो काबिल टैक्स है, FBR के नजदीक। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे। हम बच्चे रेट लगाने के लिए, यानी कि हमने उसको यूज करने का तरीकाकार सीखना है, लेकिन उसको यूज करने से पहले वापस इसकी तरफ आए। टेबल है 2 हमारे, कहता है सर इन 2 टेबल में से कौन से टेबल के रेट लगाने हैं इसके ऊपर। देखो वहां पे एक सैलरी इंडिविजुअल वाला भी है और नॉन सैलरी या AOP वाला भी है। सैलरी वाला है ना,
और नॉन सैलड और एओपी वाला, ये सैलड मतलब सलाद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्पीड से बोलोगे ना कि माशाल्लाह सर सैलड उसी की याद कराता है। आजकल मैं भी डाइट ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी डाइट है, मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ भैया। वैसे भी ये जो डाइट शाइट होती है ना, ये आपको आपको कमजोर करती है। एक मुनासिब खाओ, वैसे ही अपनी एक रूटीन बना के रखो। एकदम से हम जो सारी चीजें खत्म कर देते हैं ना, खाना पीना, ये मेरे बच्चे हमारी सेहत बहुत इफेक्ट करती है। ये पूरे तरीकेकार से अगर है भी कम भी करना है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको थोड़ा बहुत कभी उसको करें। बिल्कुल ये ना अल्लाह माफ करे छाड़ ही देता है सारा कुछ, सारा कुछ परहेजी खाना खा रहे हो, अल्लाह माफ करे जब कोई बंदा बीमार पे है, पता नहीं किदे कहते हो तुम डाइट करने। कम से कम अपने अपना तो अपने घर वाले का तो ख्याल रखो है, तो खुदा का खौफ कराया करो। खैर वापस आओ, ले बेटा। अब अगली बात आएगी कि सर वो जो दो टेबल है उनमें से कौन सा रेट लगेगा इसके ऊपर, है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ये सैलड पर्सन है या नॉन सैलड है, यानी कि सैलरी वाला है या बगैर सैलरी। अब उसका कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसके लिए आपने क्या किया करना, आपने ये जो टैक्सेबल इनकम हुआ करेगी इसका लिया करेंगे 75%। इसको कैलकुलेट नहीं करना लेता कहीं पे, इसको बस भाई अच्छा ये नहीं कि कैलकुलेट करना ही थी, यानी लिखना नहीं कहीं पे, लिख कर नहीं इसको बताना उसको देखो मैंने कैसे निकाला है। बस आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे इसको चेक करना है, इसका 75% लो। 30 लाख, 23 23 लाख, 25 23 लाख 25,000, ऐसे में रोचो। ये अज्यूम कर लो, ये इसका वैसे मैं समझाने की बात करूं, ये इसका कितना निकला 75%। अब सैलरी को पकड़ के आपने इसके साथ कंपेयर किया करना है। अगर इसके 75% से सैलरी ज्यादा हो, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम निकली है उसका 75% ले लो, और सेल अच्छा उसको लाके इससे कंपेयर करो, इसको जाके उससे कंपेयर ना करो, आसान हो जाएगा उसको समझने के लिए। यानी कि इसका 75% लो और सैलरी को लाके इससे कंपेयर करो। अगर सैलरी इससे तगड़ी है अभी भी, जो सैलरी की इनकम है वो इससे ज्यादा है 75% से, तो फिर सैलरी वाले रेट लगेंगे। लेकिन अगर सैलरी इसके 75% से कम हुई या इसके बराबर भी हुई, फिर नॉन सैलरी वाले रेट लगेंगे। सैलरी तभी लगेगी, दोबारा दोबारा देखो, देखो हमने जो टैक्सेबल इनकम निकली थी उसका 75% लिया, 75% लिया, वो कितनी अमाउंट निकली, ये 23,25,000 ये अमाउंट निकली। अब सैलरी को लाके हमने क्या किया, ये जो सैलरी इनकम थी इसको इससे कंपेयर किया। बताओ सैलरी तगड़ी है या ये 75%? 75% तगड़ा है। बात समझ आ रही? तो कौन से रेट लगेंगे? नॉन सैलरी वाले। लेकिन अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो, ये मैं समझाने की बात कर रहा हूं, इसका 75% लिया, वो भी 12 लाख ही निकला। सैलरी को लाके से कंपेयर किया, सैलरी तगड़ी या ये दोनों बराबर, फिर भी नॉन सैलरी वाले रेट लगेंगे। कहता है सैलरी वाले रेट तभी लगाओगे अगर इस इनकम के 75% से सैलरी तगड़ी होगी, ज्यादा होगी। अगर बराबर हो या कम हो, अगर इसके 75% से सैलरी कम हो या बराबर हो, तो फिर मेरे बच्चे क्या करेंगे, फिर नॉन सैलरी वाले रेट लगाएंगे। दोबारा दोबारा देखो, ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें होती है। बस करना क्या है हमेशा, सिंपल, जब आपकी टैक्सेबल निकला करेगी इसका कितना लिया करेंगे 75%। फिर आपने कहना कि अब मैंने देखना टेबल में से कौन सा यूज करना है, तो मेरे ऊपर वहां पे सैलरी पड़ी हुई है, वो जो सैलरी नजर आ रही होगी उसको लाके उसके 75% से कंपेयर करेंगे। अगर सैलरी जीत गई यानी कि सैलरी ज्यादा हुई तो सैलरी वाले रेट, और अगर सैलरी बराबर हुई या कम हुई तो नॉन सैलरी वाले रेट। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जरा सोचो, अभी मैंने क्या बोला है, ला बताओ, ये कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सा टेबल लगेगा? टैक्सेबल इनकम का 75% लेना। अब आगे आगे, अच्छा चाहे उसको लाके कंपेयर कर लो चाहे इससे कंपेयर कर लो, जो मर्जी, इसको लेके जाके किससे कंपेयर करो, सैलरी से। अगर सैलरी इससे ज्यादा हुई तो सैलरी वाले, और अगर सैलरी इसके बराबर हुई तो नॉन सैलरी वाले। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर अज्यूम कर लो ये बंदे बेचारे की इसकी नौकरी है ही नहीं कोई भी, है यहाँ पे है ही जीरो, तो फिर तो भाई देखने की जरूरत ही नहीं ना। वो तो जब सैलरी की इनकम आ रही होगी ना, फिर ये ना होगा माशाल्लाह सैलरी हुई ना, बाकी 4 से और माशा 75% निकाल निकाल के लबड़े सैलरी की थे, ऐसा नहीं तो सारा कुछ गलत पड़ा है, सैलरी है ही नहीं। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ सैलरी वाले रेट लग रहे हैं, खुदा का खौफ करें, है ऐसा मजाक। बात समझ आ रही है कि नहीं? चलो दोबारा बताओ, कैसे पता चलेगा टेबल? अच्छा मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, जो देखो पहले नंबर पे हमेशा टेबल 1 उसको देखा था सैलरी वाला है, और जो दूसरा टेबल है वो कौन सा है, नॉन सैलरी। मैं ये भी बोल सकता हूँ टेबल 1 यूज होगा या टेबल 2, सैलरी वाला नॉन सैलरी वाला, यार बात करो सिंपल रखते हैं इसको। टेबल 1 सैलरी वाला है और टेबल 2
नॉन सैलरी वाला है या ईओपी वाला। बात समझ आ रही है? तो अब मुझे ये बताओ कैसे पता चलेगा टेबल 1 यूज होगा टैक्स रेट्स का या टेबल 2 यूज होगा? टैक्सेबल इनकम का, खुदा के लिए टोटल इनकम का नहीं करना, पहले टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है। अच्छा वैसे ही चलो अभी बताओ, अभी आपने जो टैक्सेबल इनकम निकाली वो कैसे निकाली है बोला? टोटल इनकम में से डेटेबल लॉस लेस किया है। अच्छा कोई और चीज भी अगर होती कभी जब आप बड़े हो जाएंगे, कोई और चीज भी यहां से लेस होगी? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाली भी कभी लेस होगी अगर होगी कहीं पे? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका हमने 75% लिया और 75% लेकर हम किससे जाके कंपेयर करेंगे? सैलरी से। तो सैलरी क्या हो? सैलरी ज्यादा हो, ठीक हो गया। चलो अब पहुंचो जरा, हमारी कितनी आई है टैक्सेबल इनकम? अब देखो रेट हम इसी के लिहाज से लाए, सिर्फ टेबल को देखने के लिए टेबल 1 या 2 ये सारा काम कर रहे होंगे, ये ना हो कि माशाल्लाह उसके बाद सर अगर मान लो सैलरी अगर ज्यादा हुई, क्या सैलरी के ऊपर रेट लगाएंगे? नहीं नहीं, लगाना इसी के ऊपर रेट है टैक्सेबल इनकम। वो तो सिर्फ डिटरमिन कर रहे हैं कि टेबल कौन सा यूज करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जरा लगाओ इसको 31 लाख के ऊपर, मान लो कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी थी बोला? 31 लाख रुपए। पहुंचो टेबल 2 के ऊपर। अब देखो 31 लाख वहां पे स्लैब दिए हुए उन्होंने कुछ, बल्कि मेरे पास भी तो है ना, मैं भी आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। वो मेरी मेरा किधर क्या टेबल? नहीं मेरा टेबल 1 या 2? 2। इनकम कितनी है उसकी बोला? 31 लाख। मेरे बच्चे ये बताएं, ये 31 लाख किस स्लैब में आएगा? चौथे में या पांचवें में, तीसरे में, पहले में, किसमें? चौथे में, क्योंकि चौथा कहां से कहां तक है? 16 से 32 लाख तक, और ये 31 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आ गया हो, इसका कितना बनेगा? 1,70,000 तो फिक्स है, ये तो देना ही पड़ना है। आगे उसने कहा कि 30% लेना है ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 16 लाख। अब दोबारा देखिएगा, 16 लाख से कितनी अमाउंट हमारी बढ़ी है? मैं यहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ऊपर चला गया। हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी वो कितनी थी बोला? 31 लाख रुपए, ये टैक्सेबल इनकम थी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स। टैक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट है वो लिख दी हमने, कितनी है बोला? 1,70,000। अब इसमें प्लस करेंगे, टैक्स जब निकालेंगे क्या 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 करेंगे? टैक्स लिखा 1,70,000 जो मिनिमम है वो लिख दिया। अब इसमें प्लस क्या करेंगे आप? चोरी समझ आ रही है ना? अच्छा तुसी माशाल्लाह ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे जो 16 लाख से ऊपर अमाउंट बनती है 31 लाख में, वो कितनी है बोला? 15 लाख। हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 लाख लिखेंगे, उसका कितना लेंगे? 30%। ये कितना बना? 4,50,000। अब इस टोटल कितना बना? 6,20,000। ये मेरे बच्चे हमारा टैक्स हुआ। याद रखेंगे इस बात का, पक्की बात। अब जरा जल्दी जल्दी मुझे एक दो चीज बस करवा लो। सैलरी है, कैलकुलेटर निकाल लेना। सैलरी है मेरे बच्चे 1 मिलियन, बिजनेस है 50,000, कैपिटल गेन है 1 लाख, प्रॉपर्टी है 50,000, अदर सोर्स है 1 लाख। मेरे बच्चे टोटल इनकम बताओ। और साथ कहीं पे लिखा आ रहा है जक़ात पे की है 20,000। जक़ात कितनी पे की है? 20,000। नीचे लिख देता हूँ। कितना आपने ये टोटल कितना निकाला? ये सारा 13 लाख। 13 लाख। मुझे बताएं ये कौन सी इनकम निकली है? टोटल इनकम। टोटल इनकम इसमें कहीं लिखा आ रहा होगा जक़ात पे की है 20,000। क्या करें इसका? इसमें से हम लेस करेंगे, कितना आ गया? 12,80,000। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं इस इनकम का नाम क्या है? टैक्सेबल इनकम। और ये ज़कात का क्या नाम था? डिडक्टेबल अलाउंस। और जो किसी पर्टिकुलर हेड में लेस होता है वो क्या होता है? डिडक्शंस। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये मेरे बच्चे टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी लिख रही? अब मुझे बताओ टेबल 1 या टेबल 2? इसका जब 75% लिया, अब वो लिख रहा नहीं कहीं पे, इसका 75% लिया, क्या किया उसका? इसका 75% कितना निकला? 9,60,000। इसको जाके कंपेयर किसे किया? 1 मिलियन से। कौन तगड़ा हुआ? उस सैलरी वाले रेट लगे।
बात समझ आ रही? लेकिन अगर ये पूरा 1 मिलियन होता फिर भी टेबल 2 लगना है। अगर उससे बढ़ जाए सैलरी से इसका 75% या सैलरी के बराबर हो तो कौन से लगेंगे? नॉन सैलरी वाले रेट। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब इसमें बड़ी ये सारे आपको दे दूं सवाल, ये करते रहो, पागलपन नहीं है मेरे बच्चों, काफी है रे तो। समझ आ गई बात सर? कौन सा बाकी जब हम करेंगे तो फिर करेंगे इंशाल्लाह इसका। चलो इसकी निकालो और टैक्स भी निकालो। टेबल कौन सा है? सैलरी वाला। इनकम है मेरे बच्चे टोटल हमारी 12,80,000। तो सैलरी का कौन सा मेरे बच्चे स्लैब? दूसरा या तीसरा? अच्छा सॉरी, इधर दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो मेरे बच्चे तीसरे में 30,000 मिनिमम, 15% जो 12 लाख से बड़ी है। तो टैक्स बनेगा 30,000 प्लस क्या करोगे? 15% किसका बोला? 80,000। तो कितना निकला ये? 42। ये मेरे बच्चे इस तरह आपने उसको टैक्स होगा, मुश्किल तो नहीं। बस मेरे बच्चे चैप्टर 4 में फिलहाल अभी तक के लिए हमारी इतनी ही चीज़ें कुछ और भी हैं जो एक आधी चीज़ आपको बता दी जाएगी ताकि उसको, लेकिन कल से इंशाल्लाह हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करें, हम हेड्स पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे चैप्टर इसके अंदर अभी थोड़ी सी जो चीज़ टेस्ट हो सकती है ना, थोड़ी सी जो चीज़ टेस्ट हो सकती है वो रिजीम्स है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिम अभी मैं बताना शुरू करूंगा, पता नहीं क्या है, लेकिन हमें जब साथ साथ अभी हमें इतना तो पता चला कि एनडीआर क्या होती है। जो इन 5 हेड से इनकम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है? एनडीआर है। जब वो दूसरे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसके अलावा चैप्टर 4 में वैसे कोई उस लेवल की टेस्ट होने वाली बात नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो किसी और लेवल पे इस्तेमाल होंगे। तो मेरे बच्चे कल याद रखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप कोई और किताब इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद उसमें ना कोई चीज़ ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, नायिका वाली किताब में दिक्कत होगी, लेकिन कोई और किताब है तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस हेड्स में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हेड तो बड़े वादे करके लिखे हुए, पता चलेगा चैप्टर का कौन सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और कोई भी टीचर कभी भी जितना कि हमारे लॉ यहाँ पे दिया हुआ उससे ज्यादा ना ज्यादा पढ़ा सकता है ना कम पढ़ा सकता है। तो इसलिए ये ना समझना कि बहुत उससे ज्यादा कुछ दिया होगा किसी किताब के अंदर, नहीं। हाँ एक आधी किताब है जिसमें फाइनल का सिलेबस भी है, तो वो मैंने आपको कह दिया, तो वो यूज ना कीजिए। अच्छा मैंने आपको कहा था कि कोई, अच्छा वो तंजीम की बात हो रही थी ना।